Okay, let's start. ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना सेशन। आपका ग्रुप वन का एक पर्टिकुलर पेपर है कंपनी लॉ एंड आई एम गोइंग टू टेक दैट। कंपनी लॉ में हमारे पास दो पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में वी हैव सो मेनी चैप्टर्स क्योंकि ये 60 मार्क्स का है, और पार्ट बी में थोड़े कम चैप्टर्स हैं, 6 से 7 चैप्टर्स हैं, एंड दैट इज कवरिंग 40 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है। पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव है। आप लोगों में से आई एम श्योर कितने बच्चों ने सीएसईटी दिया है? सबने ना। और आपने कोई लास्ट जून का अटेम्प्ट तो नहीं दिया जिसका रिजल्ट क्योंकि आज है, आप लोगों ने उससे पहले ही दिया है। इससे पहले वाले सारे अटेम्प्ट्स हमारे एमसीक्यू बेस्ड थे। आप लोगों ने एमसीक्यू वाला सीएसईटी दिया है। सो अभी यहाँ पे कोई भी पेपर एमसीक्यू नहीं है, सारे के सारे पेपर सब्जेक्टिव होने वाले हैं, और मेरे सब्जेक्ट में कोई आपका एमसीक्यू कहीं से भी नहीं आने वाला है। ओके, सो बेसिकली वी हैव, यू कैन से, मेरी बुक के हिसाब से 10 चैप्टर मिलेंगे आपको पार्ट ए में, बट अगर हम मॉड्यूल में से करें तो वहां पे 11 चैप्टर है। आपको मेरी बुक में 10 क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज आई हैव कंबाइंड चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, और वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में मेरी बुक में। ठीक है, ये बुक अभी अभी अपडेट हुई है आप लोगों के लिए, कुछ अमेंडमेंट्स थी, दैट इज वाई इसको अपडेट करना पड़ा। सो आप अब जो भी पढ़ोगे वो लेटेस्ट चीज ही पढ़ोगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, चैप्टर नंबर 3। सी आप लोगों ने इंडिविजुअल भी मेरे से क्लासेस ली थी, और मतलब कुछ बच्चों ने, आपने और आपने। सो जब इंडिविजुअल आप लोगों के सेशंस हुए थे, आई टोल्ड यू अबाउट ईच एंड एवरी चैप्टर और उनके रेलेवेंस बताए थे, बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूंगी। अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। पार्ट ए में हमारे पास मेरी बुक के हिसाब से 10 चैप्टर हैं, और पार्ट ए में हम ये सीखते हैं कि कंपनी के ऊपर कौन से कॉन्सेप्ट्स लगते हैं और कंपनी को कैसे एडमिनिस्टर करना है, चलाना है, इसके लिए हमारे पास पार्ट बी है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ एक ऐसा चैप्टर है जहां पे कुछ तो चीजें आपने पढ़ी है सीएसईटी में लीगल एप्टीट्यूड में, जैसे एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, वो चीजें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी, बट वो सिर्फ आप मान के चलो 5 से 10% है सीएसईटी का सिलेबस, बाकी सब कुछ अलग है। 5 से 10% वो भी सिर्फ इस चैप्टर में, और किसी भी चैप्टर में सीएसईटी का कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला। ये एडवांस लेवल है। अब कंपनी लॉ को कोर अब आप पढ़ने वाले हो, वहां पे तो सिर्फ एक ग्लिम्स लिया था आपने, एक छोटा सा चैप्टर था एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉज। ओके, सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में हम बहुत सारी डिटेलिंग्स पढ़ेंगे, कंपनी को बनाना कैसे है, कौन सी कंपनीज बन सकती है। बेसिक 3 तरह की कंपनीज होती है हमारे देश में, पब्लिक, प्राइवेट एंड 1 पर्सन कंपनी। कंपनी को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमओए एंड एओए। इनको कैसे बनाना है, इनको कैसे चेंज करना है, सारा प्रोसीजर हम चैप्टर 2 में सीखेंगे। चैप्टर 3 में हम देखेंगे शेयर एंड शेयर कैपिटल से रिलेटेड सारी चीजें, कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, ये चीजें आपको अकाउंट्स वाले सर भी पढ़ाएंगे, बट मेरे सब्जेक्ट में आप इसको लीगल सेंस में पढ़ने वाले हो। सारा का सारा लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगी और प्रैक्टिकल पार्ट आपका दूसरा सब्जेक्ट में है। ओके, चैप्टर 4 में हम देखेंगे मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेंबर्स ही शेयर होल्डर्स हैं। इन शॉर्ट, 11th-12th में आपने ये पढ़ा था ना कि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं। असली मालिक ये नहीं है, असली मालिक मेंबर्स हैं। मेंबर्स हो तो ज्यादा बड़े राइट्स हैं, शेयर होल्डर हो सिर्फ कंपनी का शेयर है आपके पास, उतनी ही ओनरशिप है सिर्फ, तो ज्यादा बड़ी जो राइट्स आपको मिल रहे हैं वो मेंबर बन के मिल रहे हैं। उसके बाद 5th चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि डिवेंचर्स, और हम बोरोइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, 6th चैप्टर में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लोन। जब कंपनी कोई लोन लेती है, लोन लेने के बदले में कुछ गिरवी रखवाती है, तो अनसिक्योर्ड लोन हुआ या सिक्योर्ड लोन हुआ? सिक्योर्ड लोन हुआ। तो जो भी सिक्योर्ड लोन्स होते हैं उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करानी होती है, रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड्स में सबमिट करवाना पड़ता है हमें आरओसी के।
तो यू नीड टू फाइल सम फॉर्म्स जिससे हमारे सारे लोन्स रजिस्टर हो जाएं और उन लोन्स के लिए जो प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है वो रजिस्टर हो जाए। ये हम लोगों को नहीं करना पड़ता, ये कंपनीज को करना पड़ता है। अगर कंपनी कोई लोन ले रही है सिक्योर्ड लोन, उसको हमें रजिस्टर कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग लोन, आपको नहीं ऐसे कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते, आपको नहीं चार्ज क्रिएट कराना पड़ता। तो चार्ज क्रिएट हो गया, इसका मतलब है लोन पे जो गिरवी रखवाया है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करा दी, मीन्स यू हैव क्रिएटेड अ चार्ज ऑन योर एसेट्स। उसके बाद 7 चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिवाइड कैसे करने हैं। कुछ प्रॉफिट्स रिजर्व्स में चले जाते हैं और प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। इनको कैसे बांटा जाता है, पैसा कहां से आएगा, तो ये सब चीजें हम सीखेंगे। देन अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स, इस चैप्टर में आप सीए से रिलेटेड काम पढ़ने वाले हो। अब आप कहोगे हम तो सीएस कर रहे हैं, बट सीए का काम भी तो आप चेक कर सकते हो ना, आपको ओवरऑल कंपनी के लॉज पता लगाने हैं। तो सीए अपने काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशंस। यहाँ पे हम देखेंगे एक कंपनी को दूसरी कंपनी में मर्ज कैसे करना है। इस कंपनी में पूरा रोल कंपनीज के कोर्ट यानी कि एनसीएलटी का चलने वाला है। इस कंपनी का राजा है वो, इस चैप्टर का राजा है वो। देन डोरमेंट कंपनी, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने सीएससीटी में पढ़ा था। एक ऐसी कंपनी जो स्लीपिंग कंपनी है, जो कोई काम नहीं कर रही है, जो कोई बिजनेस नहीं कर रही है। ऐसी कंपनी को स्टेटस ले लेना चाहिए ताकि कुछ और समय तक वेले रह सके। ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी। देन चैप्टर 11 एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। किसकी मीटिंग होती है ये, डायरेक्टर्स की या शेयर होल्डर्स की? शेयर होल्डर्स की मीटिंग। ऐसी मीटिंग जो साल में एक बार होती है उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग्स। चैप्टर 12 इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इफ यू वांट टू बिकम डायरेक्टर इन एनी कंपनी, कौन होते हैं डायरेक्टर? जो डेली बेसिस पे कंपनी को मैनेज करते हैं। क्या मालिक मैनेज करेंगे डेली बेसिस पे? कंपनी सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस है। वी नीड सम डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं और उनको काम करने के बदले में रेम्यूनरेशन यानी कि कुछ सैलरी देते हैं। और डायरेक्टर बनना है अगर आपको, तो एक नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए, जिसका नंबर क्या नाम है उसका, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कहते हैं 8 कुछ अल्फा न्यूमरिक नंबर है, 4 अल्फाबेट्स होते हैं और 4 नंबर्स होते हैं। सो यू कैन से 8 डिजिट्स का अल्फा न्यूमरिक नंबर। ओके, देन बोर्ड एंड इट्स पावर्स। बोर्ड मतलब इफ यू आर रेफरिंग टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी, मेरी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल 10 डायरेक्टर है, 10 के 10 डायरेक्टर्स की बात करेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमें ये देखना है यहाँ पे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में क्या क्या पावर रखते हैं, कैसे मैनेज करेंगे कंपनी को, कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो शेयर होल्डर्स से बिना पूछे यूज कर सकते हैं। हर काम के लिए देखो, डायरेक्टर्स को अपॉइंट किसने किया, अभी अभी बताया ना, शेयर होल्डर्स ने। तो हर काम के लिए उनको शेयर होल्डर्स से पूछना पड़ता है। बट कुछ ऐसी भी पावर कंपनी लॉ ने उनको दी है कि भाई इन छोटी चीजों के लिए तुम बार बार मत आओ शेयर होल्डर्स के पास, अपने आप करो। आई गिव यू दी लाइव एग्जाम्पल। जिस ब्रांच में आप बैठे हो, यहाँ पे जो मैनेज कर रही है डेली बेसिस पे वो रुचि मैम है। आप सब रुचि मैम से मिलके आए होंगे और आप सबको पता है कौन है। तो हर छोटी छोटी चीज के लिए उनको आशीष सर यानी कि यहाँ के जो मालिक है उनसे नहीं पूछना पड़ेगा। कुछ ऐसी पावर्स दे रखी है उनको इस कंपनी में जो वो खुद से ले सकती है। ठीक है, सो यहां से ना शुरू हो जाएगा बेटा, आपको पार्ट बी पढ़ना है। यहां से इधर हमें देखना है कंपनी को डेली बेसिस पे मैनेज कैसे कर रहे हैं। कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और शेयर होल्डर्स कुछ डिसीजन लेते हैं, इसलिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग से ना ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग। फिर डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगले चैप्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर क्या है, कौन से ऐसे काम जो खुद से कर सकते हैं। फिर बोर्ड मीटिंग्स, कुछ डिसीजन लेने होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो मीटिंग्स भी करनी पड़ती हैं। एक साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, आप लोगों ने सीएससीटी में पढ़ा है। और एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग का गैप शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। देन एनुअल रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जो हर साल हर कंपनी को आरओसी में फाइल करनी पड़ती है। इनमें पूरे साल आपने क्या किया है, फाइनेंशियल्स मतलब पैसों से रिलेटेड सारी चीजें, एंड सम थिंग्स विच आर नॉन फाइनेंशियल, ये सब चीजें आपको आरओसी को बतानी जरूरी है। अगर कोई भी कंपनी एनुअल रिपोर्ट नहीं फाइल कर रही है साल के एंड में तो उनको पेनल्टीज लगती हैं। ये सारे कंप्लायंसेस कराता कौन है कंपनी में, सीएस।
मैं आपको एक चीज बोलूं, ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे ना, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी करनी है ना आपको, इंटर्नशिप की बात कर रही हूं मैं, उस टाइम पे आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल, कैन यू नेम एनी 4 or 5 KMPs इफ यू नो? ठीक है, मैं लिखती हूँ CS, वेरी गुड, CEO, वेरी गुड, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर, CEO के बाद CFO, और भी है? नो, ना CA ना CMA, all the persons who are one level below whole time directors, one level below, किनके? होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल नीचे जो लोग हैं उनको भी क्या बोला जा रहा है? KMP। तो ये सब लिस्ट है KMP की। ओके, या तो आपके पास CEO है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या एक और रह गया मैनेजर, यही सब है सिर्फ आपके पास KMPs। सो KMP कौन होते हैं ये हमने बस नाम देखे हैं, इन लोगों को अपॉइंट कैसे करना है, कितने साल के लिए एक कंपनी में काम करते हैं, इनको पैसा कितना देना है। आपको एक बात बताती हूँ, KMPs की जो सैलरी है वो एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के नेट प्रॉफिट का 11% से ऊपर नहीं हो सकता। इन सबकी मिला के all the KMPs shall not get the remuneration exceeding 11% of net profit of that financial year। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो, एक रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, एक फुलफिल करना पड़ेगा कुछ, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यू नीड टू पास। उसके बाद आप 11% से भी ऊपर सैलरी इनको दे सकते हो। ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 में। ओके, सो और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताती रहूंगी। सी मैं प्रॉपर तो आज आपको बेसिक्स नहीं करा रही हूँ, रीजन उसका बहुत बड़ा ये है कि आप में से कुछ बच्चे अलग अलग क्लासेस मेरे से ले रहे थे इंडिविजुअल, सो हम वो सेकेंड या थर्ड क्लास से रिपीट कर लेंगे, बट आज भी अगर वो सेम चीज कराएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 टुडे। इस चैप्टर में है ही काफी सारे बेसिक्स, इंट्रो है ये पूरे कंपनी लॉ का। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 and from third and second and third class onwards I will keep on telling you the basics। ठीक है, तो कुछ नोट्स भी बनाएंगे हम। ओके, हेलो टीना एंड अंकित, आई होप यू आर फाइन। आप सबके पास बुक है? नहीं है अभी? अभी नहीं मिली? ठीक है, मिल जाएगी वेरी सुन। कोई भी बुक नहीं है अभी आपके पास? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। हमारे देश में कंपनीज एक्ट आया कैसे था? दैट्स द स्कैनर बेटा, दैट्स नॉट द बुक, लेटेस्ट है। ठीक है, आई विल चेक इट आउट आफ्टर द सेशन। ओके, सो कंपनी लॉ, अब हम जानते हैं कि हमारे देश में कंपनी लॉ कब आया, कैसे बना था। हमारे देश में जो फर्स्ट कंपनी लॉ आया था, द ईयर वाज 1850। और हम लोग ना एक ऐसे हम तो बहुत मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं। अगर हम बहुत सालों पुरानी बात करें तो हमारा देश ब्रिटिशर्स के पास था, यानी कि ब्रिटिशर्स ने इसको अपने पास कंट्रोल किया हुआ था। सो जैसे जैसे, और इंडियंस को भी काफी उन्हीं की आदत पड़ गई थी। सो जैसे जैसे ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लैंड में कंपनी लॉ आता गया, हमने भी उनको फॉलो करते करते इंडिया में अपने देश में कंपनी लॉ लेकर आए, और जैसे जैसे वो चेंजेस करते हैं हम भी चेंजेस करते रहते हैं। अब नहीं, बट बहुत सालों से तो यही चल रहा था। इंग्लैंड के या बाहर के लॉज को देखते देखते हम अपने कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स करते रहते थे, चेंजेस करते रहते थे। और ये कुछ बुरी बात भी नहीं है, अगर किसी और देश की कोई चीज अच्छी हम ले रहे हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, चलेगा। सो अब हम थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कंपनी लॉ कब बना, ऐसे नहीं कि फर्स्ट चैप्टर बस पढ़ाना शुरू कर दिया। सो कंपनी लॉ हमारे देश में माना जाता है, इंग्लिश पेरेंट्स हैं इसके, एक चेरिश चाइल्ड है, छोटा सा बेबी है ये, किसका? इंग्लैंड के कंपनी लॉ का। सो इंग्लिश एक्ट सबसे पहला आया था जॉइंट स्टॉक कंपनी 1844 में, हमारे देश में नहीं, इंग्लैंड में आया था। उनको कॉपी करते करते हम लोगों ने अपना पहला एक्ट बना दिया था। 1850 में हमारे देश का फर्स्ट कंपनी लॉ बन गया था। प्लीज राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। You can write down first company law came
in the year 1850. First company law came in the year 1850. ये पता होना चाहिए बेटा आप लोगों को चीजें. अब बताती हूं मैं आगे और कितने एक्ट्स हमारे देश में आए. अभी लेटेस्ट एक्ट कौन से ईयर वाला चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013. इससे पिछला कौन सा था? 1956. 1956 से पहला कौन सा था? 1913. उससे पहला 1882, 1866. ये सब आप अपनी कॉपी में लिखो और घर जाके रिवाइज करेंगे. आप 1850 आपने सबसे फर्स्ट लिखा. सेकेंड एक्ट जो हमारे देश में चेंज हुआ था वो ज्यादा साल नहीं लगे. 1850 के बाद 66 में चेंज हो गया. उसके बाद 1882 में चेंज हो गया. बेटा जब कोई मेजर चेंज आती है ना कंपनी लॉ में तो नाम बदलता है, यानी कि ईयर दूसरा लगने लग जाता है. जब कोई मेजर चेंज आता है, छोटे मोटे चेंजेस आते हैं तो ऐसा कुछ नाम नहीं बदलेगा उसका. 1930 में 13 में उसके बाद चेंज हुआ एंड देन इतने सालों के बाद 1956 के बाद तो भाई 50 से ऊपर साल हमारे देश में 1956 एक्ट ही चल रहा था. उसके बाद फाइनली आया हमारे देश में लेटेस्ट अभी कौन सा चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013. ओके, लिख लिया अगर आपने तो मैं फटाफट से अब आपको ये सिखाती हूं कि हमारे देश में नया वाला कंपनीज एक्ट कैसे आया था. लेट मी ओपन अ ब्लैंक शीट फॉर यू ऑल. चलिए अभी हम ये देखते हैं. हाँ, बेटा देखना है क्या? कुछ मिस हो गया? खोल दिया मैंने. फर्स्ट 1850, देन 1866, 1882, 1913 सॉरी, then 1956 and 2013. चलिए, now let's understand how Companies Act. What happened? क्या? कुछ नहीं. How Companies Act 2013 was made. How Companies Act 2013 was made in India. हमारे देश में ना बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो सब अपना अपना काम करते हैं. हमारे देश में जो कॉरपोरेट मैटर्स को संभालने वाली मिनिस्ट्री है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. इस मिनिस्ट्री ने बेसिकली एक बिल ड्राफ्ट किया था. बिल ड्राफ्ट करने का मतलब क्या है? एक प्रपोजल पहुंचा था इनके पास. कैसा प्रपोजल? हमारे देश में एक्ट बनने का प्रपोजल था वो. अब पहले बैक स्टोरी जान लेते हैं. एक कमेटी बनी थी, जे ईरानी कमेटी, हमारे देश में 2004 में. इनके चेयरमैन थे मिस्टर जे ईरानी और टाटा सन्स के डायरेक्टर भी यहां पे इन्वॉल्व थे. सो इन्होंने क्या किया, एक पेपर वर्क स्टार्ट कर दिया था 2004 से ही. इनको ये लग रहा था, क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जे ईरानी, टाटा सन्स के डायरेक्टर. सो इनको ये लग रहा था कि 1956 एक्ट सालों से चल रहा है और हमारे देश की ग्रोथ तो बढ़ती जा रही है बट अभी भी कंपनीज की ग्रोथ पीछे है. दूसरे देश की कंपनीज बढ़ रही हैं लेकिन हमारे देश में इतना पुराना सा एक्ट 1956 को ही फॉलो किया जा रहा था. सो कुछ मेजर चेंज लेकर आना चाह रहे थे बिजनेस टाइकून्स. सो एक प्रॉपर कमेटी बनी थी, कुछ लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशंस देना चाहते थे कि कौन से वाले नए सेक्शंस लेकर आओ, क्या क्या चेंजेस लेकर आओ कंपनीज एक्ट में. सो क्या हुआ था, इन्होंने अपना पेपर वर्क सबमिट किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को. अब जैसे वो पूरी फाइल, वो पूरा प्रपोजल एमसीए के पास पहुंचा, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. इन्होंने उस पेपर को पढ़ने के बाद फाइनली एक बिल ड्राफ्ट किया था. बिल क्या होता है? एक प्रपोजल, जो प्रपोजल आगे भेज रही थी मिनिस्ट्री की. ठीक है, इन्होंने तो हाँ बोल दिया. अब ये फर्स्ट स्टेप था हमारा. जे रानी कमेटी के थ्रू पेपर वर्क का प्रपोजल आया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उसके ऊपर एक बिल ड्राफ्ट कर दिया. इट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल. अब ये बिल कहां पहुंचा? फिर हमारे देश के पार्लियामेंट के पास. पार्लियामेंट के बच्चों, आप लोगों को पता है ना कि दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. सबसे पहले इस बिल की चर्चा लोकसभा के मेंबर्स के बीच में हुई. समवेयर अराउंड 552 के आसपास लोकसभा के मेंबर्स है.
जैसे ही लोकसभा के मेंबर्स ने इसको पास कर दिया था, अब ये बिल पहुंच चुका था हमारे देश के राज्यसभा के पास, और जैसे ही राज्यसभा के मेंबर्स ने इसको हाँ बोला, अब ये बिल अपने तीसरे स्टेज पे पहुंच गया था, मींस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये कहां पहुंचा था? प्रेसिडेंट। कोई भी बिल के ऊपर अगर प्रेसिडेंट की हामी मिल जाती है, अगर प्रेसिडेंट अपना अजेंट दे देता है, तो वो बिल नहीं रहता, वो हमारे देश में एक्ट बन जाता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 इसलिए क्योंकि 29 अगस्त 2013 में इसको हमारे प्रेसिडेंट का अजेंट मिला। मेजर चेंज था, इसीलिए एक्ट का नाम बदला। कंपनीज एक्ट 1950 से 56 से पीछे क्या लगाने लगे? 2013, क्योंकि द ईयर वाज 2013। लेकिन हम लोगों को, आम जनता को कब पता चला? अगले दिन। इसी की अगली डेट पे, यानी कि 30 अगस्त 2013 को ये बात ऑफिशियल गैजेटी में छप गई थी। ऑफिशियल गैजेटी एक ऐसी, आप मैगजीन बोल सकते हो या न्यूज़पेपर बोल सकते हो, जहां पे गवर्नमेंट को जब हमें कोई न्यूज़ बतानी है, कोई नया लॉ बताना है या कोई नया सेक्शन के बारे में बताना है, तो वो बात वहां पब्लिश हो जाती है। तो वहां से आम जनता को पता चल जाएगा। सारी डिटेल्स वाली जो लॉ की खबरें हैं वो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स में थोड़ी मिलेंगी। कहाँ पब्लिश होती हैं? जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक ऑफिशियल गैजेटी में। तो ये बात ऑफिशियल गैजेटी में इस पर्टिकुलर डेट को पब्लिश हो गई थी। तो इसी दिन से हम मान के चल रहे हैं कि कंपनीज एक्ट हमारे देश में आ गया था। लेकिन आपको पता है हमने इसको लागू करना कब शुरू किया? 2014 में 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा था ना, तो सारी कंपनीज ने इसको 1 अप्रैल 2013 से अपने देश में लागू करना स्टार्ट कर दिया था। आई वॉन्ट यू टू राइट ऑल दिस। बेटा आपने अगर लिखा हुआ है तो यू कैन स्किप इट, बाकी सब प्लीज लिख। हाँ जी बेटा, सॉरी सॉरी हाँ 14 कमेटी, वो भी बुक में पढ़ेंगे हम। 2004। हाँ बहुत टाइम लग गया ना पेपर वर्क करते करते, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इसमें। इतना बड़ा चेंज लेकर आना था, छोटी मोटी बात नहीं थी। प्लीज राइट डाउन एवरीवन, मैं स्टार्टिंग से ओपन कर रही हूँ। हेडिंग बनाना, हाउ कंपनीज एक्ट 2013 वाज मेड इन इंडिया। और आप ऐसे स्टेप्स लगा देना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। हो गया? ओके देखो, हमारे देश में जो मेजर एक्ट्स के नाम से आ रहे थे ना, कंपनीज एक्ट, वो मैंने जो आपको लिखवाया था। 1950 में फर्स्ट आया, देन 66, 82, 1913, 1956 एंड 2013। इसमें तो पूरे नए नए एक्ट्स बन रहे थे, लेकिन बीच में जो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हो रही थी, इनकी वजह से एक्ट का नाम नहीं बदला, बट इन ईयर्स में ना कुछ डेवलपमेंट्स होती जा रही थी। 1850 में तो फर्स्ट एक्ट आ गया था, 57 में कुछ चेंजेस आए थे, एक्ट नहीं बदला था। 66 में बदला था बाद में जाके। ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, पेपर में ये नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ नॉलेज के लिए। 1860 में भी कुछ चेंजेस आए थे, 66 में फिर एक्ट आ गया था, 13 में एक्ट आया, 36 में सिर्फ चेंजेस थे, 56 में एक्ट आ गया था, और 2013 में भी नया एक्ट।
तो बीच बीच में जब छोटे मोटे चेंजेस होते हैं ना, तो पूरा एक्ट का नाम नहीं बदलता, उसको बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट, बस अमेंडमेंट्स आई हैं। आगे चलते हैं। अब जैसे मैं आपको जे जे रानी कमेटी के बारे में बता रही थी, एक बार उसकी डिटेल्स आप पढ़ लो। कमेटी को 2 दिसंबर 2014 में बनाया गया। इस कमेटी का मतलब क्या था? बहुत सारे बिजनेस के लोग इसमें काम कर रहे थे, गवर्नमेंट को प्रपोजल देने के लिए एक पेपर वर्क रेडी कर रहे थे बैक एंड पे। इनका चेयरमैन कौन था? इस कमेटी का चेयरमैन भी बना मिस्टर जे जे ईरानी, और यू कैन से डॉक्टर लगाते हैं, पीएचडी है, तो जे जे ईरानी इनके चेयरमैन बन गए। दैट इज वाई कमेटी का नाम क्या है? जे जे ईरानी कमेटी, क्योंकि इनके चेयरमैन थे। एंड प्लस द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स और कुछ ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे। ये लोग काम कर रहे थे ताकि गवर्नमेंट को अपने प्रपोजल्स भेज सकें कि क्यों इनको कंपनीज एक्ट में चेंजेस लेकर आने हैं और हमारे देश के लिए कितना बेटर होगा अगर चेंजेस आ जाएंगे। फाइनली 2005 में 31 मई 2005 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर दी थी। 1 साल का काम किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ रिकमेंडेशंस इन्होंने दिए थे। फाइनली गवर्नमेंट भी फिर इसके ऊपर काम कर रही थी, और उसके बाद ये प्रपोजल पहुंचा था एमसीए के पास। एमसीए ने फिर क्या किया था? बिल ड्राफ्ट किया, पार्लियामेंट के पास पहुंचा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, तब जाके हमारे देश में नया कंपनीज एक्ट आया। तो 2004 से शुरू हुई बात और 2013 में फाइनल हुई नए कंपनीज एक्ट के साथ। इस कमेटी की बहुत ही प्रेगमेटिव यानी कि बहुत ही मॉडर्न अप्रोच थी। ये चाहते थे कि कंपनीज एक्ट चेंज हो। एंड फाइनली नेक्स्ट पेज पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट और स्मॉल कंपनीज को बननी चाहिए या उनको और भी ज्यादा एग्जेम्पशंस मिलने चाहिए, ये इनकी डिमांड थी। आपने पढ़ा है सीएसईटी में स्मॉल कंपनी क्या है बेटा? अब उसकी भी लिमिट चेंज हो गई है। एक ऐसी कंपनी, कितना 4 और 40 आपने पहले पढ़ा, उसके बाद और चेंज हो गई है 10 और 100। ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा ना हो, और ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर पिछले साल का 100 करोड़ से ज्यादा ना हो, ऐसी वाली प्राइवेट कंपनी को एक टैग दे देते हैं स्मॉल कंपनी का। जितनी प्राइवेट कंपनीज को एग्जेम्पशंस मिलती है, उससे भी ज्यादा एग्जेम्पशंस इन वाली प्राइवेट कंपनीज को, इन स्मॉल प्राइवेट कंपनीज को मिलती है। पब्लिक कंपनीज को एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। सबसे बड़े लेवल पे कंपनी खोलनी है तो यू कैन ओपन पब्लिक कंपनी, बहुत सारी उसमें कंप्लाइंसेज होती है, और सबसे ज्यादा कंप्लाइंसेज होती है लिस्टेड पब्लिक कंपनी में। सेबी की भी कंप्लाइंसेज है उसमें। सो प्राइवेट कंपनी और स्मॉल कंपनी के बारे में भी रिकमेंडेशंस इन्होंने देना शुरू किया कि इन लोगों को ना, जस्ट बिकॉज स्मॉल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, थोड़े कंप्लाइंस कॉस्ट कम होने चाहिए। कंप्लाइंस मतलब जो लॉ को फॉलो करते हैं ना, हर छोटी छोटी चीज के लिए कंपनीज को फॉर्म भरने पड़ते हैं, ये पैसा खर्च होता है, वो पैसा खर्च होता है। इफ यू ओपन अ कंपनी तो ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। तो प्राइवेट और स्मॉल कंपनीज के लिए कमेटी ने डिमांड की थी कि थोड़ा सा कंप्लाइंस कॉस्ट कम कर दो, थोड़ी इजी कर दो इन लोगों के लिए चीजें। क्या होता है, गवर्नमेंट को हमेशा ये मांग इसीलिए कर रहे थे प्राइवेट कंपनी की एग्जेम्पशंस के लिए, क्योंकि लोग डरने लगे थे कंपनी बनाने के लिए। कहते हैं कंपनी बनाओ, चाहे प्राइवेट कंपनी भी बनाओ, बहुत सारी कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी, इट्स बेटर हम पार्टनरशिप कर लेते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लेते हैं। अब जब कंपनी नहीं बनेगी तो देश की ग्रोथ कैसे होगी? आज हमारे देश में 15 लाख से कितनी ज्यादा कंपनीज हैं, उससे भी ज्यादा, ये तो एक रैंडम फिगर मैंने बोला, 15 लाख से कितनी ज्यादा कंपनीज होंगी। कंपनीज गवर्नमेंट को ह्यूज मात्रा में टैक्स पे करती है। तो टैक्स गवर्नमेंट की इतनी सारी इनकम में से एक ये भी सोर्स है जो कंपनीज और इंडिविजुअल्स टैक्स पे करते हैं। उससे गवर्नमेंट क्या करती है? देश चलाती है, देश की ग्रोथ होती है। तो अगर कंपनीज की ग्रोथ नहीं होगी ना, तो फिर देश की ग्रोथ में कहीं ना कहीं बाधा आ सकती है। इसीलिए इन्होंने बोला एटलीस्ट प्राइवेट एंड स्मॉल कंपनीज को थोड़ा और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दो, और ज्यादा एग्जेम्पशंस दो, ताकि लोग डरे ना, गवर्नमेंट का भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो, और कंपनीज का भी फायदा हो। अब ये चीज आपको मैंने चार्ट फॉर्म में करा दी है कि कंपनीज एक्ट 2013 हमारे देश में क्या क्या कैसे आया था और क्या क्या नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं, जो आपको अपने पूरे सिलेबस में पढ़ने हैं। एक बार रीड कर लेते हैं, सिर्फ रीड करना है इनको, क्योंकि डिटेलिंग तो अलग अलग चैप्टर्स में, इसको डिटेल में कॉन्सेप्ट्स में पढ़ना ही है। कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आया अपने साथ? जैसे बेटर बोर्ड गवर्नेंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेली बेसिस पे कंपनी को मैनेज करते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, गवर्न करने पड़ते हैं। उनको लॉज जो फॉलो करने हैं और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू नीड टू फॉलो ईच एंड एवरी लॉ, कोई भी लॉ तुमको मिस नहीं करना है, अच्छी तरीके से कंपनी चलानी है। इस चीज पे ज्यादा फोकस किया है नए कंपनीज एक्ट ने।
उसके बाद बिजनेस में बेटर फैसिलिटेशन लेकर आए हैं, मतलब बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे दी है आज की डेट में. इफ यू हैव अ बिजनेस माइंड, इफ यू वांट टू ओपन अ कंपनी, डरो मत, ओपन अ कंपनी. देयर इज नो एज सच बिग कॉस्ट इन फॉर ओपनिंग अ कंपनी. पुराने जमाने में 1 लाख रुपए चाहिए होता था तुमको अगर प्राइवेट कंपनी खोलनी है, और पब्लिक के लिए 5 लाख रुपए चाहिए होते थे. गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज बढ़ा दी हैं. गवर्नमेंट कहते हैं हम ये लिमिट ही हटा देते हैं. तो नए वाले कंपनीज एक्ट में पब्लिक और प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए एज सच कुछ पैसे की जरूरत आपको नहीं है. इवन इफ यू हैव 4,000 5,000 इन योर पॉकेट, यू कैन ओपन अ कंपनी. कोई एज सच मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं रखी है अब गवर्नमेंट ने. तो बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को दे दी है. एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट आ गया है हमारे देश में. ये इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी आपको. सीएसईटी में भी पढ़ के आए हो आप एसोसिएट कंपनी क्या होती है. मेरी कंपनी ने अगर तुम्हारी कंपनी में 20% शेयर ले लिया ना, आप मेरी एसोसिएट बन जाओगे. देन 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट पहले होता ही नहीं था. 2013 से पहले सिर्फ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी. 2013 लेकर आए ये न्यू कॉन्सेप्ट 1% कंपनी. किस लिए? अगेन लोग डर रहे थे. अकेला पर्सन बिजनेस करता है, सोच रहा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप ही चलाऊंगा हर बार. गवर्नमेंट ने इनको क्या बोला, अकेले पर्सन हो कंपनी बनाओ, कंपनी के सारे फीचर्स एंजॉय करो. 12th क्लास में पढ़े होंगे आपने, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ये सब फीचर्स कहाँ होते थे अपने खुद के बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में. गवर्नमेंट ने कहा यार तुम अकेले पर्सन हो, कंपनी बनाओ, एंजॉय करो इसको. सो 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट आया. स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट पहले नहीं होता था. डोरमेंट कंपनी कहाँ होती थी पहले? ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाई है गवर्नमेंट क्योंकि पहले जो कंपनी 2 साल से भी ज्यादा होते थे, कोई काम नहीं कर रही है, कोई फाइलिंग्स नहीं कर रही है, उसको बंद कर देती थी गवर्नमेंट. फिर लोगों को फिर से एक नई कंपनी बनानी पड़ती थी, नया नाम सोचना पड़ता था, बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ता था. आज गवर्नमेंट कहती है तुम 5 साल तक वेले रह सकते हो, बट इस स्टेटस के साथ. एक फॉर्म भरना होता है MSc1. इससे हमें गवर्नमेंट एक स्टेटस दे देती है, डोरमेंट यानी कि स्लीपिंग रहने का, बट फॉर 5 years. 5 years के बाद यू नीड टू मेक योर कंपनी एक्टिव अगेन. उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है, वुमेन डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है, वुमेन्स, आप लोगों का कॉन्सेप्ट आ चुका है. पहले के जमाने में कंपनी में सिर्फ मेल डायरेक्टर्स होते थे. फीमेल्स को क्यों पीछे छोड़ा जाए? आज फीमेल्स भी मेल से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं और इक्वालिटी में चल रही हैं. सो बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भी पहले सारे के सारे मेल डायरेक्टर्स थे. तो जो नीता अंबानी जी है ना, उनको 2013 के बाद डायरेक्टर बनाया गया था रिलायंस में. क्योंकि सारी कंपनीज के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनके लिए तो स्पेशली कंपलसरी कर दिया था, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर. आपकी डायरेक्टर वाली लिस्ट में एक वुमेन वाली होनी चाहिए डायरेक्टर. सो ऑल्दो नीता अंबानी जी ने आगे जाके रिजाइन कर दिया था, बट आगे अभी उनके पास कोई दूसरी वुमेन डायरेक्टर है, होनी तो चाहिए. अब ये थोड़ी बिग शॉट कंपनीज ही हैं, जैसे आपका टर्नओवर 100 करोड़ 300 करोड़ का नेटवर्थ, ये वाली कंपनीज, इनके लिए तो कंपल्शन है, बाकियों के लिए चॉइस है. देन रेजिडेंट डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर चाहे फॉरेन के हो, एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो ऐसा हो जो इंडिया में रहता हो. ऐसा पर्सन जो पिछले साल इंडिया में कम से कम 180 डेज इंडिया में रहा हो, उसको बोल सकते हैं रेजिडेंट डायरेक्टर. ओके. अब ये जो 180 डेज मैंने बोला ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे सब्जेक्ट में भी रेजिडेंट चेक करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है. जैसे अगर ओपीसी में चेक करना है तो 120 डेज होते हैं, अगर रेजिडेंट डायरेक्टर के लिए तो 180 डेज, कभी कभी 182 डेज भी होते हैं. तो आप किसी टीचर को गलत मत बोलना या सब्जेक्ट को गलत मत बोलना, क्योंकि रेजिडेंट डायरेक्टर का चेक कर रहे हो या रेजिडेंट किसी और चीज के लिए चेक कर रहे हो, डेज बदल जाएंगे. गवर्नमेंट ने अलग अलग डेज दे रखे हैं. तो जैसे बेसिकली आपको पंकज सर भी पढ़ाएंगे लॉज मोस्टली, तो उनके सब्जेक्ट में अगर किसी टॉपिक में 120 आ रहा है, मेरे सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में 180 आ रहा है, तो बोथ आर करेक्ट. उस टॉपिक के हिसाब से आपको पढ़ना है, कितने दिन इंडिया में रहे होने चाहिए कि आपको रेजिडेंट माना जाता है. स्पेशल कोर्ट्स बना दिए गए हमारे देश में. कंपनीज के लिए स्पेशल कोर्ट है, क्या नाम है? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. आज अगर आपको मेरी कंपनी पे केस करना है, तो मेरी कंपनी का केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं करोगे. यू नीड टू फाइल केस इन अ स्पेशल कोर्ट विच इज नोन एज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. ये कंपनीज का अलग से कोर्ट है. और इससे भी ऊपर जाना है, व्हाट इफ अगर तुम मेरी कंपनी का केस NCLT में लेकर गए और वहां पे कोई नतीजा नहीं आया, उससे खुश नहीं हो तुम, अब अपना ये केस आगे नहीं लेकर जा सकते, अब आपको अपील करना पड़ेगा. फर्स्ट टाइम यू फाइल अ केस, नेक्स्ट टाइम
उसके भी डिसीजंस के खिलाफ आपको अपील करना होता है। एनसीएलटी से जो ऊपर है उसको हम बोलते हैं एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी एपिलेट ट्रिब्यूनल। कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, ए से क्या है? एपिलेट, जहां अपील किया जाता है एनसीएलटी के खिलाफ। एनसीएलएटी के डिसीजन से भी खुश नहीं हो, अब कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। जो डिसीजन आपको सुप्रीम कोर्ट देगा दैट विल बी फाइनल, इससे ऊपर कुछ नहीं है। दैट विल बी बाइंडिंग ऑन यू एंड माई कंपनी। ओके, सो स्पेशल कोर्ट्स है हमारे पास। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं, आप लोगों ने सुना है क्या होता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स? ये बेसिकली कंपनी की मीटिंग्स कैसे होंगी, प्लीज राइट डाउन। सेक्रेटेरियल मीटिंग्स का मतलब होता है कंपनी की मीटिंग्स के लिए और डेली बेसिस पे कंपनी रन कैसे करनी है, कंपनी को अपनी फाइलिंग्स कैसे करनी है। फाइलिंग्स का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे फॉर्म्स हर चीज के लिए भरने पड़ते हैं, इन सब चीजों का ध्यान देता है कंपनी में सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी में इन सभी चीजों को चेक करना कहां पे लिखा हुआ है? इसके लिए लॉज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स में। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या होते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, तो बोलना कुछ गाइडलाइंस हैं। किसने दी है? कौन करा रहा है आपको सीएस? आईसीएसआई, आईसीएसआई ने बनाए हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। कौन बनाता है ये? आईसीएसआई सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाता है, ताकि कंपनीज में बोर्ड मीटिंग्स कैसे हो, जनरल मीटिंग्स कैसे हो, कंपनी को डेली बेसिस पे रन कैसे करना है, कंपनी की फाइलिंग्स कैसे होंगी, और इन सबको करवाएगा कौन? कंपनी सेक्रेटरी। तो बेसिकली सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आर द गाइडलाइंस व्हिच इज मेड बाय ICSI for running the company, for filings of the company, and it is to be taken care of by company secretary। पता होना चाहिए बेटा, आगे कोई भी पूछे ना सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या है, तुम बता पाओ। क्या ना, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स कैसे हो रही है, सीएस इस चीज का ध्यान रखता है, तो इट इज फॉर सीएस। ओके, सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन करता है? सीएस। हमने तो आज तक यही सुना था कि सिर्फ सीए ही जो है कंपनी में ऑडिटर बनते हैं, आप भी बन सकते हो, एक खास तरीके का ऑडिट करने जाते हो सीएस भी, वो होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट का मतलब है कंपनीज में छापा मारना, ये चेक करना कि वो लॉज को फॉलो कर रही है या नहीं। ये काम कोई सीएस ही कर सकता है, क्योंकि सीएस ही सारे लॉज पढ़ता है कंपनी से रिलेटेड। ओके, अब एक नया कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ये सारे नए कॉन्सेप्ट हैं, पहले नहीं होते थे। क्लास एक्शन सूट्स। आप 4 लोग शेयर होल्डर्स हो मेरी कंपनी के। अंकित, लेट मी नो अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। इफ इट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो। हाँ जी बेटा, आप सभी मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, मैंने तुम्हारा भी डिविडेंड नहीं दिया, तुम्हारा भी नहीं दिया, तुम्हारा भी। सब लोग अलग अलग केस फाइल करोगे क्या मेरे ऊपर? हाँ, बोलो बोलो। आपको कंपनी के खिलाफ करना है क्योंकि कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दिया। यस, जिनके कॉमन राइट्स अफेक्ट हुए हैं शेयर होल्डर्स के, आज आप अलग अलग मेरे ऊपर केस फाइल मत करो, कॉमन केस फाइल करो। टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे, पैसा बचेगा। तो नया कंपनीज एक्ट एक मौका दे रहा है कंपनी के ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को, अगर तुम्हारे कॉमन राइट्स इफेक्ट हुए ना, जाओ जाके एक ही केस फाइल कर दो कंपनी के खिलाफ। उनको बोलते हैं क्लास सूट्स, क्लास एक्शन सूट्स। अ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स कैन फाइल सूट। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, विजिल मैकेनिज्म, ये सब मैं आपको आगे चैप्टर्स में पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है, विजिल मैकेनिज्म। सीटी बजाओ, इसका हिंदी में हम नाम बोलते हैं सीटी बजाओ। इसका दूसरा नाम है विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये मैकेनिज्म आया है। पुराने टाइम पे ना कंपनीज में, जैसे आप फीमेल्स ले लो या मेल्स ही ले लो, कभी सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा है, कभी मेंटल हैरासमेंट हो रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है फीमेल्स को, मेल्स को, उनका काम अच्छा नहीं कर रहे तो सबके सामने बेइज्जत किया जा रहा है। इन लोगों, इन सब चीजों से ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं एम्प्लॉयज, छोड़ भी नहीं पाते हैं जॉब, उनको लगता है दूसरा ऑप्शन कहाँ है। कंप्लेंट भी नहीं कर पाते, कंप्लेंट करेंगे तो उनको लगता है कि जॉब से ना निकाल दें या डिमोशन ना कर दें। इसीलिए कंपनीज एक्ट कहता है इन सभी एम्प्लॉयज को अब टेंशन नहीं लेनी है। कंपनी में पड़ा होगा एक कंप्लेंट बॉक्स, वहां पे आप अपनी कंप्लेंट पोस्ट कर सकते हो। कंपनी का जो सीनियर मोस्ट डायरेक्टर होगा उसको अपॉइंट किया जाता है, आपको ये सिस्टम संभालना है। जिन लोगों की भी कंप्लेंट्स हैं वो आप हैंडल करोगे। और जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी होती है, आगे ऑडिटर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑडिट कमेटी होती है तो वो हैंडल करती है विजिल मैकेनिज्म को। इसमें इतने अच्छे फीचर्स हैं, इफ यू वांट टू हाइड योर ओन आइडेंटिटी,
आप छुपा सकते हो, अपना नाम छुपा दो, अपनी पहचान छुपा दो, बस अपनी कंप्लेंट कर दो और उस बंदे का नाम लिख दो जिसने आपके खिलाफ कुछ गलत किया है। कंपनी का जो सीनियर मोस्ट डायरेक्टर होगा ना, वो आपकी कंप्लेंट को सॉल्व करेगा। अगर वो सॉल्व नहीं कर रहा तो उसके ऊपर पेनल्टीज हैं। इट इज मैंडेटरी टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द ग्रीवियंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज। ओके, अगर बार बार किसी बंदे के खिलाफ कंप्लेंट आपने की, उस बंदे को कंपनी से निकाला भी जा सकता है। लेकिन जो कंप्लेंट डालता है उसको कंपनी से कोई नहीं निकाल पाएगा, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो पाएगा कंपनी में। तो एक नया बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कंपनीज। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग ह्यूमन का नाम तो सुना होगा आपने, सलमान खान का ब्रांड है, कपड़े बेचते हैं और चैरिटी करते हैं, वहां से जो भी पैसा आता है चैरिटी करते हैं। ऐसे कुछ और भी हैं, जैसे कि क्राई फाउंडेशन बच्चों का है, तो जो भी सामान बेच के पैसा कमाते हैं वो छोटे बच्चों में डोनेशन चैरिटी में चला जाता है। तो पहले तो हम ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं, लेकिन आज ये सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है ऑलमोस्ट। जिन भी कंपनी का आपको क्या चेक करना है, पेड अप शेयर कैपिटल, नेटवर्थ, ऐसी चीजें चेक करनी होती है, तो आपको पता चल जाता है कि इनको CSR करना है, मतलब सोसाइटी के प्रति कुछ पैसा डोनेट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो कुछ कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी है, अपने नेट प्रॉफिट का 2% आपको डोनेशन में देना होगा किसी अच्छे कॉज के लिए। देश में कोई डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो आप एफॉरेस्टेशन में पैसा डाल दो। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इन चीजों को प्रमोट करने के लिए आप पैसा दे सकते हो। तो इट इज मैंडेटरी फॉर सम कंपनीज और कुछ के लिए चॉइस है। ई वोटिंग। कोरोना वायरस जब आया था हमारे देश में, आप लोग स्कूल में थे ना, तब घर बैठे क्लासेस ले रहे थे आप लोग, क्या कर रहे थे फिर? ओह माय गॉड, आप लोग भी ऐसी क्लासेस नहीं ले लेते थे? आप लेते थे, तुम दोनों क्लास क्यों नहीं लेते थे? हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। तो एक भी क्लास नहीं ली आपने उस टाइम? अटेंडेंस बस मार्क करने आते थे आप? वाह, ओके, एंजॉय किया मतलब आपने कोरोना में। ओके, सो ई वोटिंग। ई वोटिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। आज आप मीटिंग में जा नहीं पा रहे हो, दैट्स ओके, घर बैठे मीटिंग कर लो। अगर कंपनी आपको फैसिलिटी दे रही है, ऐसा कैमरा लगा हुआ है कंपनी में, कंपनी आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देगी, तो उन चीजों के लिए आप घर पे भी मीटिंग कर सकते हो। एक और ऑप्शन है बेटा, आपको पता है, अगर आप खुद नहीं जा पा रहे हो मीटिंग में, तो आप अपना प्रॉक्सी भेज सकते हो। इफ आई कैन नॉट गो इन अ मीटिंग, आई कैन सेंड यू। उसकी डिटेल्स मुझे कंपनी को 2 दिन पहले दे देनी होती है, मेरा जो प्रॉक्सी जा रहा है। ओके, कुछ सीक्रेट बातें अगर डिस्कस हो रही है मीटिंग में, कॉन्फिडेंशियल बातें, उनके लिए ई वोटिंग की फैसिलिटी नहीं देते हो। जैसे ऐसे 4 रेजोल्यूशन है, आप जो आपने CSCT में पढ़े थे, 4 आपको पता है कौन कौन से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है? कोई बात नहीं, AGM वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। कोई बता सकते हो? बोलो बोलो, इफ यू नो दैट। वेरी गुड। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना एंड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना, ये बड़ी सीक्रेट बातें हैं। इन 4 चीजों के लिए कभी ई वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, ई वोटिंग कभी नहीं होगी। रीजन क्या है इसका? ई वोटिंग से क्या होता है, कुछ चीजें जो घर पे बैठ के कोई इंसान मीटिंग ले रहा है, स्क्रीन पे से सब दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, हो सकता है किसी दूसरे डिवाइस से वो रिकॉर्ड कर ले और ये कहीं लीक हो सकती हैं बातें। तो कुछ सीक्रेट बातों के लिए ई वोटिंग करना इज नॉट अलाउड एट ऑल। ओके, ये अब जो मैं नेक्स्ट पढ़ा रही हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2013 में तो एक्ट आया था और आज तक हमारे देश में 2013 एक्ट ही चल रहा है, कुछ सालों तक यही चलने वाले हैं, अब जब तक कोई मेजर चेंज की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वाले एक्ट में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए हैं। 2015 में चेंज हो गया था, छोटे मोटे चेंज आते हैं ना, जब छोटे मोटे सेक्शंस में चेंज हो गया, अमेंडमेंट्स आती। आपके सिलेबस में अमेंडमेंट्स होती है ना, क्यों होती है? क्योंकि लॉ में अमेंडमेंट हो रही है। जैसे जैसे देश का लॉ बदलता है, वैसे वैसे ICSI भी तो सिलेबस बदलेगा। आपको लग रहा है अरे क्यों सिलेबस बदल दिया इन्होंने, अरे देश के लॉ बदल रहे हैं, आपको पुराना थोड़ी पढ़ाएंगे फिर। सो 2015, 2016, 2017, 18, 19 इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं 2013 एक्ट में, बट नाम नहीं बदला। इन सबको हम अमेंडिंग एक्ट बोलते हैं, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं। ओके, और वो आपके सिलेबस में सब इंश्राइंड है। IBC में भी चेंजेस आए, बट दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ कंपनी लॉ। मेरे सब्जेक्ट में आप IBC के बारे में नहीं पढ़ोगे कुछ भी। ओके
सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जब भी कोई चेंजेस लेकर आने होते हैं, हमारे देश में दो बॉडीज हैं जो चेंजेस लेकर आते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये दोनों की मिली भगत होती है, ये दोनों हमेशा मीटिंग्स करते हैं और कंपनी के लिए नए नए रूल्स, नए नए सेक्शंस में चेंजेस लेकर आते रहते हैं। कैसे लेकर आते हैं, हम लोगों को कैसे पता चलता है? देश में कोई सर्कुलर आता है, कोई ऑर्डर आता है और इन लोगों का नोटिफिकेशन आता है, इनके थ्रू हमें पता चलता है देश में नया लॉ लेकर आए हैं, ये सॉरी नया कुछ अमेंडमेंट लेकर आए हैं या कोई नया सेक्शन है, कुछ अपडेशन आई हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिस्कस करके फाइनली कोई सर्कुलर, नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स पास करता है। हमें पता चलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे। अब आप सीएस का कोर्स कर रहे हो ना, आई डोंट नो पहले किसी टीचर ने आपको रेकमेंड किया है या नहीं किया। मी बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आई एम सजेस्टिंग यू, दिन में एक बार आपको एमसीए की वेबसाइट ओपन करके देख लेनी चाहिए और दिन में एक बार आईसीएसआई की वेबसाइट, जहां से आप कोर्स कर रहे हो, उसकी भी वेबसाइट आपको ओपन करके एक बार दिन में देख लेनी चाहिए कि कौन सा नया एक्ट आया। मैं आपको ना एक बार, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, सो इट शुड बी अ फ्रूटफुल क्लास फॉर यू। मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड सब क्रिएट कर सकते हो, अपनी भी आईडी बना सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे गए, सिर्फ ये टाइप किया आपने, सॉरी, और ये जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा है, दैट्स द एक्चुअल ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये हमारे देश का एक डिपार्टमेंट है, बट इसकी एक वेबसाइट है। जब आप सीएस बनोगे ना, तो सारा काम आपको इसी वेबसाइट से करना है। कंपनी के लिए कोई फॉर्म डाउनलोड करना है, कंपनी को रजिस्टर कराना है, किसी डायरेक्टर को के लिए कोई डिन नंबर चाहिए, सब काम जो सीएस करेगा या सीए करता है, सारे फॉर्म्स आपको मिलते कहां से हैं? एमसीए की वेबसाइट से। आजकल सारा काम इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिकली आपको सारे फॉर्म्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग अंकित। मोदी जी की फोटो हमेशा यहाँ पे बनी रहेगी फर्स्ट पेज पे। अब देखो, मैं आपको ये दिखाती हूँ सबसे पहले, आप जो मेरे साथ एक्ट पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट है, ये तीसरे नंबर वाले कॉलम पे एक्ट्स एंड रूल्स लिखा हुआ है। हम इसको ओपन करेंगे, एक्ट्स में जाएंगे। अब आपको मैं बताती हूँ, कभी ट्रैवल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप, और आपको मन कर रहा है, बहुत जोर से मन कर रहा है, मैं कंपनी लॉ पढ़ लूँ, मैम का सब्जेक्ट पढ़ लूँ, ये दिख रहे हो कंपनीज एक्ट। बस सिलेबस पता होना चाहिए, सेक्शंस पता होने चाहिए आपके सिलेबस में क्या है। टोटल कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं, आपके सब्जेक्ट में 300 से 350 टोटल होंगे, वो भी बीच में कुछ कुछ मिसिंग है। इतने तो कम से कम पढ़ने ही है आपको। ओके, तो सिलेबस पता होना चाहिए। आप बेयर एक्ट में से जो एक्चुअल लॉ है ना, वो है ये, यहां से आप पढ़ सकते हो। ये देखो, सारे के सारे चैप्टर्स हैं। कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं, हमारे सिलेबस में एज पर माई बुक ओनली 16 चैप्टर्स। ठीक है, तो आपको बस सिलेबस पता करना है और यहां से आप कोई भी सेक्शन पढ़ सकते हो इफ यू वांट टू। ठीक है, बेटर क्लैरिटी के लिए, कभी वैसे मन करे तो। बेयर एक्ट का मतलब है जो एक्चुअल लॉ होता है। आप जो पढ़ रहे हो वो या तो मॉड्यूल से पढ़ रहे हो जो आईसीएसआई ने आपके लिए प्रिपेयर किया है, या फिर जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, दैट्स अ बुक। ठीक है, कंटेंट के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। पर बेयर एक्ट होता है जो एक्चुअल लॉ बना था हमारे देश में, उसकी किताब, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिलेगी। किसी बुक स्टोर से जाके बेयर एक्ट वैसे भी खरीद सकते हो, इतनी मोटी बुक मिलेगी आपको। बेयर एक्ट के ना पॉकेट बुक्स भी आती हैं, जो सीएस कंपनी सेक्रेटरी होते हैं वो अपने बैग में हमेशा रखते हैं। जैसे इफ यू आर वर्किंग इन, हाँ नहीं बेटा, जब सीएस बन जाओगे ना, बीच में रेफर करने के लिए, बाई चांस कोई सेक्शन भूल गए या फिर फटाफट से रिवाइज करना है, तो एक बेयर एक्ट होता है, छोटा पॉकेट बुक भी रखते हैं, उसमें कोई सेक्शन फटाफट से गो थ्रू कर लिया एंड देन यू कैन वर्क। ये जो आप कोर्स कर रहे हो ना, ये आपकी पढ़ाई कभी नहीं खत्म होगी। हर दिन नए सेक्शंस आएंगे, पुराने सेक्शंस अपडेट हो जाते हैं, और आप अगर अपडेटेड नहीं हो तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे अपनी फील्ड में। इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ, अभी से आदत डाल दो। दिन में 10 मिनट्स निकाल लो न्यूज़पेपर रीड करने के लिए, उसमें भी सेक्शंस बता दूंगी बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितने अपडेट आप होने चाहिए। किस दिन एक दिन ना आप कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले आना, आई विल टेल यू एटलीस्ट 10 मिनट्स में क्या क्या चीजें गो थ्रू कर लेनी चाहिए, अपडेट रहते हैं थोड़े। दूसरी चीज, आपको एमसी की वेबसाइट एक बार ओपन कर लेनी है। ये तो मैंने आपको एक्ट दिखा दिया, और भी है देखो। हमारा जो एमसी है कौन कौन से एक्ट्स को हैंडल करता है, कॉर्पोरेट वाले कौन से एक्ट्स हैं जहां बिजनेस हो रहे हैं। एलएलपी में बिजनेस होता है, आईबीसी का नाम आप ले रहे थे, 2016 में कोड आया था ये, 2016 से पहले हमारे पास था ही नहीं ऐसा कोई एक्ट।
कंपटीशन एक्ट 2002 को ये हैंडल करता है। पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक्ट, CS की एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक्ट एंड नेशनल डोनेशन वाली एक्ट। ये कुछ 8-10 एक्ट्स हैं जिनको हैंडल कर रहा है MCA। अब मैं जैसे आपको नोटिफिकेशंस देखनी है तो आप यहाँ पे किधर गया, होम पे जाते हैं एक बार। यस, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। इफ यू आर रीडिंग द न्यूज ऑफ बैंक्स ऑल्सो, अच्छी बात है, देखा काम आ गया ना आज। अब अगर एक्ट से रिलेटेड आपको कुछ चीजें देखनी है तो ये नोटिफिकेशन का सेक्शन है, ये सर्कुलर का सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की न्यू न्यू नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स के बारे में पता चलता रहता है। बेटा नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स डिफरेंट है। कुछ चीजें नोटिफाई, जैसे कोई नए सेक्शंस आ रहे हैं या कोई अमेंडमेंट्स आ रही है तो उसके लिए नोटिफिकेशंस आते हैं। गवर्नमेंट कोई नया लॉ पास कर रही है तो उसके लिए ऑर्डर्स आएंगे। सर्कुलर्स को जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं। तो छोटे मोटे डिफरेंस हैं, ज्यादा नहीं। आप तीनों को पढ़ के अपडेट रहोगे तो यहां से हम सब चीजें पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक आपने ICSI की वेबसाइट तो ओपन करी ही होगी। वहां पे तो फर्स्ट पेज पे ही, कुछ अलग से सेक्शन में भी नहीं जाना पड़ता, फर्स्ट पेज पे ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कुछ न्यू चीजें आ रही हैं। जैसे आज रिजल्ट है तो फर्स्ट पेज पे सबसे पहले खोलते ही क्या मिलेगा, टुडे रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड एट 2 PM। 2 PM है ना? यस। सो कैसे पता चला? मैंने सुबह ही ओपन कर लिया था। मेरी आदत है मैं दिन में एक बार इसको सुबह ओपन कर लेती हूँ, सो दैट आई शुड नो कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। कोई भी दिन में टाइम मिले, सुबह शाम, बीइंग अ स्टूडेंट, एक बार दिन में MC की वेबसाइट ओपन कर लो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पल्ले पड़े सब कुछ, दैट इज ओके, बट रीड करो ना एक बार, आदत पड़ जाएगी, हाजिरी लगानी है वहां पे। ठीक है, चलिए बैक टू आवर बुक। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स के थ्रू हमें बताते रहते हैं कि कब कौन से चेंजेस हो रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि क्या होती है कंपनी की मीनिंग, कंपनी की डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस के बारे में कुछ खास चीजें आज बताऊंगी मैं आपको, जो पहले ना आपने जानी होंगी ना आपने पढ़ी होंगी कभी भी। क्या होती है डेफिनेशंस, क्यों बनती है डेफिनेशंस, डेफिनेशन के सेक्शन को कैसे रीड करते हैं, क्या नाम होता है डेफिनेशन के सेक्शन का, ऐसी कुछ बेसिक बातें आज करेंगे। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट में ना आगे मैं ऐसे बोलूंगी, बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 5 क्लॉज 10 क्लॉज 11, तो यू शुड नो व्हाट इज अ क्लॉज, यू शुड नो व्हाट इज अ सबसेक्शन, यू शुड नो व्हाट इज प्रोविजो। इन सब वर्ड्स के मीनिंग आज हम जानते हैं। सो मीनिंग ऑफ अ कंपनी, कंपनी एक दो लैटिन भाषा के वर्ड्स हैं, कॉम और पनीस। दो लैटिन शब्दों से इंग्लिश का हमने वर्ड बना लिया कंपनी। ये जो दो लैटिन वर्ड हमने उठाए हैं, कॉम एंड पनीज, इनका इंग्लिश में मतलब क्या है? कॉम का मतलब होता है विद एंड टुगेदर, मतलब साथ में, और बच्चों पनीज का मतलब होता है ब्रेड। चलो अब इसको जोड़ते हैं। कुछ लोग साथ में बैठ के ब्रेड खा रहे हैं, इज दैट द मीनिंग ऑफ कंपनी? नो 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 नो। इसका मतलब है कुछ लोग साथ में मिलके बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट को आपस में शेयर कर रहे हैं। सो कंपनी के जो मील्स हैं वो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं। सो दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स टुगेदर बाय ओपनिंग अ कंपनी, दैट मीन्स कंपनी। सो कंपनी अगर इन दो वर्ड से हम समझे, मीन्स कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जो लोग अपने मील्स यानी कि प्रॉफिट साथ में ले रहे हैं। कंपनी को लॉ के अंडर कॉर्पोरेट बॉडी बोला जा रहा है। कॉर्पोरेट बॉडी का मीनिंग आज मैं आपको बताऊंगी क्लास में, नेक्स्ट पेज पे ही आने वाला है इसका मीनिंग। कंपनी को एक कॉर्पोरेट बॉडी माना जाता है और कंपनी को लीगल पर्सन माना जाता है। हर वो बिजनेस लीगल है जो लॉफुल बिजनेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ओपनिंग अ कंपनी और मुझे फोन्स बनाने हैं, फोन बनाना कोई गैर कानूनी चीज है हमारे देश में? नो, नॉट एट ऑल। कंपनी बना रहे हैं कुछ लॉफुल काम करने के लिए। ओके, सो कंपनी को लीगल पर्सन बोल दिया, कॉर्पोरेट बॉडी बोल दिया, विच वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट पेज। पूरा कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट बॉडी का। कंपनी का खुद का स्टेटस है, खुद की पर्सनैलिटी है। कंपनी अपने मेंबर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। समझते हैं हम इस बात को। आज आपको पता है बेटा, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने पर्सन्स चाहिए? 2 पर्सन्स इफ यू वांट टू मेक अ प्राइवेट कंपनी।
और आज की डेट में अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो आपको चाहिए मिनिमम, वेरी गुड, 7%, 4, 5, 6, 7। अब ये जो लोग हैं क्या करते हैं कंपनी बनाने के लिए? ये लोग कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करते हैं और इसी तरह से ये कंपनी को फॉर्म करते हैं। शेयर लेना कंपलसरी है इफ यू वांट टू मेक अप कंपनी जो शेयर इशू करती है। शेयर कैपिटल वाली कंपनी में शेयर लेके ही आप मेंबर बनते हो। जिनके पास मिनिमम 2 मेंबर्स नहीं है, जिनके पास मिनिमम 7 मेंबर्स नहीं है, वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी नहीं बना सकते। 2 है मिनिमम तो प्राइवेट खोलो, 7 है मिनिमम तो 7 लोग शेयर लेके पब्लिक बनाएंगे, और 1 है मिनिमम तो आप बना सकते हो 1 पर्सन कंपनी। जिन लोगों ने, आप अपना नाम बोलो, स्पेलिंग। डिफरेंट स्पेलिंग है। काफी लोग जानवी लिखते हैं ना, बस जहानवी। ओह नाइस। बेटा आप अपना नाम बोलो। अरे तुम नाम बोलो बस। आर से ही है ना? ठीक है। तो ये 2 पर्सन हैं, इन्होंने 10-10 रुपए का शेयर लिया और एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है। जिन 2 लोगों की मदद से ये कंपनी बनी है, कंपनी जैसे ही आरओसी के अंडर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, कंपनी को मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसी डेट से जानवी ऋतिक एंड एबीसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड अलग हो जाएंगी। इनके बीच में बन गई है एक दीवार। इस दीवार को हम शील्ड बोल सकते हैं, हम इसको वेल बोल सकते हैं, पर्दा बोल सकते हैं। ओके, इस वेल का मतलब है वंस द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स हु हैव कंपोज द कंपनी। तुमने इतनी मेहनत से कंपनी बनाई, अब यू एंड कंपनी बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर सेल्फिश नाउ। इसका मतलब ये है कंपनी अब जो भी करेगी सब अपने नाम पे करेगी। अगर कंपनी को बैंक अकाउंट ओपन कराना है, कंपनी अपने नाम पे करेगी। अगर कंपनी को कोई शेयर्स इशू करने हैं अपने नाम पे, शेयर्स ट्रांसफर करने हैं अपने नाम पे, कोई एसेट्स खरीदने हैं कंपनी अपने नाम पे करेगी, एसेट्स को ट्रांसफर करना है कंपनी अपने नाम पे करेगी। सब कुछ कंपनी का अपने नाम पे हो रहा है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, कंपनी का खुद का नाम आना चाहिए, ना कि किसी पर्सन का, यानी कि ऋतिक एंड जानवी। इसके अलावा कंपनी को किसी पे केस करना है, अपने नाम से केस करेगी। कंपनी के ऊपर तुम लोगों को केस करना है तो ऋतिक के ऊपर केस मत करो, ही इज जस्ट द मेंबर, द नेम ऑफ द कंपनी इज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसके ऊपर केस डालो। सो कंपनी कैन बी स्यूड ऑल्सो, उसके ऊपर भी केस हो सकता है। ये सब कुछ कंपनी खुद के नाम से करेगी, और जो जो खुद के नाम से कर रही है ना कंपनी, वो सारे कामों के लिए लाइबल भी कौन है? सिर्फ कंपनी। इसी का मतलब है कंपनी की खुद की पहचान है, और ये पहचान उसको इनकॉर्पोरेशन के बाद ही मिली है। पहले तो इन दोनों ने मिलकर ही उसको बनाया था कंपनी को, तब तक इनकी जरूरत थी, बट वंस इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इज डिफरेंट। अब मेंबर अब जो कुछ भी करेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेंबर। ये बात सच है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है। इसीलिए जब कोई एक्चुअल पर्सन है ही नहीं, हम तो ये बोलते हैं कंपनी सब कुछ अपने नाम से कर रही है, बट अल्टीमेटली कंपनी के लिए कर कौन रहा होता है सब कुछ? वेरी गुड, कंपनी के मेंबर्स ही तो हैं जो बेचारी इस आर्टिफिशियल पर्सन के लिए सब काम कर रहे होते हैं। लेकिन किसका नाम यूज करेंगे उसका काम करने के लिए? कंपनी का नाम यूज करेंगे। अगर कंपनी के नाम पे मेंबर्स कुछ भी कानूनी चीज कर रहे हैं, लीगल चीज कर रहे हैं, जैसे कंपनी का नाम यूज करके शेयर इशू करना, कंपनी का नाम यूज करके प्रॉपर्टी खरीदना, कंपनी का नाम यूज करके केस फाइल करना, उस कामों के लिए फंसेगी भी कौन? कंपनी, क्योंकि सब कानूनी काम है। और अगर मेंबर्स तुम कंपनी का नाम गलत तरीके से यूज करोगे तो उसके लिए तुम खुद फंसोगे। इन शॉर्ट, company and members both are different, both are responsible for their own acts. बट ये भी बात सही है कि कंपनी अपने नाम से कर तो रही है, लेकिन करवा कौन रहा है बैकएंड पे? मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, द एक्चुअल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यस प्लीज।
सो कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स जिन्होंने उनको कंस्टिट्यूट किया है। कंपनी का खुद का स्टेटस है, खुद की पर्सनालिटी है, कंपनी बिल्कुल डिफरेंट है अपने मेंबर्स से। ये बात समझ ली हमने विद द हेल्प ऑफ दैट चार्ट। अब हम ये समझते हैं, दिस इज द डेफिनेशन। लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने हमको क्या डेफिनेशन दी है? एग्जैक्टली टू बी ऑनेस्ट, मैं सालों से कंपनीज एक्ट पढ़ा रही हूँ और सालों से पेपर चेक करती आ रही हूँ कैसा आ रहा है। डेफिनेशन तो नहीं पूछेंगे पेपर में, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। ऐसे नहीं आएगा सर लॉर्ड जस्टिस की आप डेफिनेशन बताओ। डिफाइन कंपनी जरूर आ सकता है। तो एक्ट में जो डेफिनेशन है, किसी पर्सन की डेफिनेशन नहीं, एक्ट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, वो बता देंगे, छोटी सी आगे आएगी अभी। उससे पहले एक बार पर्सन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। I'll tell you the difference. अभी definitions का section शुरू होगा ना, then we'll do it. So कंपनी को association of many persons, ये तो हमने जान लिया। कौन से वाले persons होंगे ये? Like minded persons जिनकी common सोच है। ऐसे वाले persons ने associate किया, ग्रुप बनाया, जैसे ऋतिक और जानवी। दोनों की सोच थी इनको जूते बनाने हैं, तो दोनों की कॉमन सोच के लिए इन्होंने कंपनी बनाई। इन्होंने अपना मनी डाला कॉमन स्टॉक में। बेटा कॉमन स्टॉक क्या होता है? जो कैपिटल से आप कंपनी स्टार्ट करते हो ना, जो शेयर्स खरीदे ना 10-10 रुपए के, तो वो इनका कैपिटल हो गया। उतने कैपिटल से इन्होंने कंपनी स्टार्ट की। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है कंपनी में, कंपनी को बनाने के लिए, और टू whom इट बिलोंग्स आर द मेंबर्स। जिन लोगों ने पैसा डाल के कंपनी बनाई है, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स। तभी बोला था ना, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए वी नीड 2 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए वी नीड 7 मेंबर्स। तो जिन लोगों ने कैपिटल डाल के कंपनी बनाई है, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स। ओके, अब एक बात सुनो, इन्होंने कैपिटल डाल के कंपनी बना दी, मीन्स जॉइंट स्टॉक। इस जॉइंट स्टॉक में इनका जितना हिस्सा होगा उसको बोलते हैं शेयर। 20 के जॉइंट स्टॉक में जानवी का 10 का शेयर है और ऋतिक का 10 का शेयर है। तो शेयर इज, आपको एक शेयर के लिए टंग ट्विस्टर बताती हूं। शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये एक्चुअल मीनिंग है एक्चुअल कंपनी के शेयर का। इसका मतलब पता है क्या है? शेयर एक सिक्योरिटी है। अब जब मैंने बोला शेयर इज द शेयर, मींस एक सिक्योरिटी जो होती है ये एक हिस्सा है। किसमें? कंपनी के शेयर कैपिटल में। तो कंपनी के शेयर कैपिटल में ये जो शेयर एक सिक्योरिटी होती है ना, वो सिर्फ मेंबर का एक हिस्सा होता है। उतने हिस्से के लिए ही इनकी ओनरशिप होती है कंपनी में, पूरी कंपनी इनकी नहीं होती है। सो वो प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ये इनका हिस्सा है, इनका शेयर है। और शेयर का तो नेचर ही क्या है? शेयर तो बेटा थाली के बैंगन है, इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। नो वन कैन स्टॉप दैट। शेयर का बेसिक नेचर ही क्या है? ट्रांसफरेबल। सो एनी वन कैन ट्रांसफर द शेयर बाय बाइंग द शेयर ऑफ अ कंपनी एंड ट्रांसफर इट टू एनी ऑफ हिज फ्रेंड, फैमिली, किसी को भी करे। ये तो हमने सीख लिया है क्या बोला था लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने। नाउ चीफ जस्टिस मार्शल ने क्या बोला है? इन्होंने जो कुछ भी बोला है ना, ये आगे आप सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ने वाले हो। इन्होंने बोला कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, मींस आर्टिफिशियल पर्सन, ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है। इट इज इनविजिबल, इंटेंजिबल। इसको मीनिंग को क्लियर कर दिया। सबसे पहली बात, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में डिटेल में पढ़ाऊंगी। सिर्फ लॉ की नजरों में चल रही है कंपनी। कैन यू सी कंपनी? आज तक कोई भी कंपनी देखी है आपने? कहाँ कैसी दिखती है कंपनी? गोरी है, काली है, लंबी, छोटी, कैसी है? कैन यू सी? कैन यू टच कंपनी? कैन यू टॉक टू कंपनी एवर? यू कांट डू दैट ना। सो कंपनी सिर्फ लॉ की नजरों में दिखाई देती है। अब आप कहोगे मैम लॉ की आंखों पे तो पट्टी है, देखा आपने लॉ को? लॉ भी दिखाई नहीं देता, वो तो एक बस मूर्ति से बना दिया व्हाइट कलर की, और उनकी आंखों पे काली पट्टी है। यू नो द रेफरेंस, सॉरी द रेलेवेंस ऑफ दैट ब्लैक पट्टी। वेरी गुड। देखो मैंने केस किया है ऋतिक के ऊपर, सॉरी ऋतिक ने केस किया है सलमान खान के ऊपर। सलमान खान को कोर्ट में बुलाया गया, समन्स ऑर्डर भेजे गए, समन्स मतलब बुलावा भेजा गया। ऋतिक भी खड़ा है वहां पे और सलमान खान भी खड़ा है। तो कोर्ट ऐसा करेगा क्या? ऋतिक कौन है? अब तो सलमान खान के फेवर में ही केस का डिसीजन देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। इसीलिए बोला जा रहा है कि बेटा प्लीज, क्या हुआ? बंद करना है आपको? गर्मी लगेगी, देख लो। इफ यू वांट वहां से जाके बस पुल कर दो। ओके, वहां से बस पुल कर दो जाके, इफ यू वांट। ओके, रहने देते हैं फिर।
वॉइस का इश्यू है सिर्फ, या ठंड लग रही है? आप आगे शिफ्ट हो जाओ बेटा. यू कैन चेंज योर सीट, दैट इज ओके. इधर से भी दिखूंगी. चीफ जस्टिस मार्शल ने बोला है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. इनविजिबल है, इंटेंजिबल है. इसका मतलब ही आर्टिफिशियल पर्सन है. एक्सप्लेन किया गया. यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट फील कंपनी. सिर्फ लॉ की नजरों में दिखाई देती है. लॉ ने जन्म दिया इसको, ह्यूमन बींग्स ने जन्म नहीं दिया. हम लोग नेचुरल पर्सन हैं, नेचुरल बर्थ से पैदा हुए हैं. और कंपनी को लॉ ने जन्म दिया. और कंपनी को खत्म भी कौन करता है? सिर्फ लॉ. लॉ का एक प्रोसेस होता है इनकॉर्पोरेशन, उससे कंपनी बनती है. और लॉ का एक प्रोसेस होता है वाइंडिंग अप, उसके बाद कंपनी डिसॉल्व हो जाती है. तो लॉ ने हमें बताया हुआ है. ये सिर्फ लॉ का क्रिएशन है, इसीलिए इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लॉ ने इसको दी हैं, जो इसके चार्टर ने इसको दिए. चार्टर, अच्छा अभी बुक नहीं है ना आपके पास? आई मेक श्योर कि आपको जल्दी से जल्दी बुक मिल जाए ताकि आप मार्क करते रहो बुक में. चार्टर का मतलब होता है एमओए. लॉ ने बोला है कंपनी का सारा ग्रंथ उसके एमओए में है. सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगी एमओए क्या होता है. जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन उसका एमओए है. उसमें सब कुछ लिखा हुआ है. कंपनी का नाम, कंपनी का प्लेस, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी की लाइबिलिटी, कैपिटल एंड एक दावा किया होता है हमारे शेयर होल्डर्स ने. ये सब कुछ लिखा होता है. सो कंपनी जो कुछ भी कर रही है एमओए के हिसाब से करेगी, अपने चार्टर के हिसाब से करेगी. ये बात किसने बोली है? लॉ ने बोली है. लॉ ने जन्म दिया है, इसके लॉ कहता है एमओए को फॉलो करेगी कंपनी, यानी कि कंपनी का जो लॉ होता है. कंपनी का सबसे बड़ा लॉ तो ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट है, लेकिन कंपनी को खुद की कंपनी चलाने के लिए जो लॉज फॉलो करने हैं वो लिखे हुए हैं उसके एमओए में. ओके. हमने इसकी एग्जिस्टेंस पे, एग्जिस्टेंस मतलब जब वेरी एग्जिस्टेंस मतलब व्हेन यू फॉर्म द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, उस टाइम आपने एमओए बना लिया था और उसी टाइम सब कुछ लिख लिया था. तुम्हारा नाम, कैपिटल, लाइबिलिटी, सब कुछ उसी के अनुसार ही अब तुम्हें कंपनी चलानी है. जेम्स ने तो एक छोटी सी बात बोल दी सिर्फ. जेम्स की डेफिनेशन देखो कितनी एक लाइन की है सिर्फ. कंपनी इज द एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो मिल गए हैं, यूनाइट किया है कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए. जैसे ऋतिक और जानवी, ये दोनों मिले थे जूते का बिजनेस करने के लिए. दैट्स अ कॉमन ऑब्जेक्ट. उसका भी यही मन था, यही बिजनेस करना है, उसका भी यही मन है. दोनों ने शेयर लिया, प्राइवेट कंपनी बना दी. यूनाइटेड मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्संस. ओके. अब हमें पता चल गया कि कंपनी में जो मेंबर्स बनेंगे ना, जो अभी पढ़ा ना, कंपनी इज द ग्रुप ऑफ पर्संस. 2 लोग मिलके या 7 लोग मिलके कंपनी बना लेते हैं. अब ये जो लोग हैं जो कंपनी बना रहे हैं, द मेंबर्स, वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं. कोई भी कंपनी बना सकता है. मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें 2 नेचुरल पर्सन को रखा था, जानवी एंड ऋतिक. अब आप जानवी के साथ साथ किसी दूसरी कंपनी को भी रख सकते थे, PQR लिमिटेड. जानवी ने और PQR लिमिटेड कंपनी ने, दोनों ने मिलके एक प्राइवेट कंपनी बना दी. 2 शेयर होल्डर्स हो गए ना. तो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और कोई आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनीज कैन ऑल्सो मेक अ कंपनी. आर्टिफिशियल पर्सन कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज भी हैं. जैसे हमारे देश में ICAI, ICSI, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सबको टैग मिला हुआ है. जिन जिन के पास भी सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन. ओके. एक LLP भी है हमारे देश में बेटा, इसको भी ये टैग मिल चुका है, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी के काफी सारे फीचर LLP को मिले हैं. ये आपको पंकज सर पढ़ाएंगे. छोटा सा कॉन्सेप्ट तो तुम पढ़ के आए हो CSET में, बट अभी डिटेल में तुम्हारा एक चैप्टर होगा, पंकज सर के सब्जेक्ट में है. मेरा होता तो मैं पढ़ाती. ओके. सो इन द लीगल सेंस कंपनी को बोला जा रहा है कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं हम लोगों की तरह ह्यूमन बींग्स भी, या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी. कौन से वाले लॉ में बनाएंगे कंपनी को? अभी हमारे देश में एक्चुअल लॉ कौन सा चल रहा है? लेटेस्ट कंपनीज एक्ट 2013. तो जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ है ऑफ कंट्री है उसमें कंपनी को बना देते हैं. अब आ रहे हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे. CS के लिए या CA के लिए ये चीजें जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. किस तरह से हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे लॉ की? लॉ को बोलते हैं स्टैट्यूट. ओके. स्टैट्यूट यानी कि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशंस हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं? आपको पता है डेफिनेशंस के सेक्शन को हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं. इसका एक खास नाम है. बहुत सारे और भी ऐसे एक्ट्स हैं जहां पे डेफिनेशंस का एक ही सेक्शन बना दिया है. एक चीज दिखाती हूं मैं आपको. एक्ट्स एंड रूल्स में जाते हैं हम, कंपनीज एक्ट में गए, एंड देन मैं आपको इसका सेक्शन 2 दिखाना चाह रही हूँ. प्राइमरी
सेक्शन 2 के आगे क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशंस। कंपनीज एक्ट में 90 से ऊपर डेफिनेशंस हैं पूरे एक्ट में, और सबके लिए एक ही सेक्शन, सेक्शन 2। तो पता कैसे लगाओगे कि कौन सी डेफिनेशन किसकी अलग अलग है? सबके लिए सेक्शन 2 थोड़ी लिखते हैं, सेक्शन 2 के आगे ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं, क्लॉज। सेक्शन 2 के अंदर ब्रैकेट में 1 में अब्रिज प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन 2 में है, 3 में ऑल्टर की एपिलेट ट्रिब्यूनल। आज मैं आपको जो सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ाने वाली हूं वो है कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? नहीं बेटा, सेक्शन 2 के अंदर जो ब्रैकेट होगा उसको क्लॉज बोलोगे, क्योंकि ये इसका नाम ही क्या है सेक्शन 2 का? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसके अलावा कोई भी सेक्शन होगा, 3, 4, 5, 6, 470 तक सेक्शन है, उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट आता है यू विल कॉल इट सब सेक्शन, एंड देन क्लॉज, एंड देन सब क्लॉज। अभी आई मेक यू राइट सिर्फ इसमें, ठीक है? अब इसका ऐसा क्यों बोला जा रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। डेफिनेशन एक तरह की स्टेटमेंट होती है, किसी चीज के मीनिंग को ना इंटरप्रेट किया जाता है। एक स्टेटमेंट है, एक बात बोल दी, एक जैसे कंपनी है, कंपनी को डिफाइन किया गया है, एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब एक स्टेटमेंट मिल गई ना आपको कि ये आज की डेट में कंपनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन होती क्या? इट्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट। वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकते हैं उस स्टेटमेंट में। बेटा वर्ड मतलब सिंगल वर्ड, और फ्रेज होते हैं 2 से 3 शब्द, और ये फ्रेज कभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। फ्रेज हमेशा किसके अंदर आता है? सेंटेंस में। सेंटेंस के 2 या 3 शब्द को हम फ्रेज बोलते हैं। जैसे 2 शब्द मिला दिए, डीमैट अकाउंट, ये एक फ्रेज बन गया। आई हैव ओपन माई डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी, तो ये एक सेंटेंस है, और इसके अंदर सिर्फ 2 शब्द, वो क्या है? फ्रेज है। तो डेफिनेशंस के अंदर कुछ फ्रेजेस मिलेंगे, कुछ वर्ड्स मिलेंगे, मतलब कुछ स्टेटमेंट के अंदर ही मिलता है ये सब। समझाना, उस चीज के मीनिंग को बताया गया है। आई एम इंटरप्रेटिंग यू, आई एम एक्चुअली गिविंग यू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। मैं आपको लॉ समझा रही हूँ, ठीक है? वैसे इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, जैसे हम डेफिनेशंस के सेंस में पढ़े कि इसका मीनिंग को आपको बताया जा रहा है, इंटरप्रेट किया जा रहा है, स्टेटमेंट्स दी जा रही है। ओके, यूजुअली हर एक लॉ, मैं आप तो आपको कंपनीज एक्ट पढ़ा रही हूँ, आगे जाके आप सिक्योरिटी लॉ भी पढ़ोगे, आपने कितने सारे लॉज पढ़ने हैं। बेसिकली इनकम टैक्स भी तो एक लॉ है, वो भी आपको पढ़ना है। हर एक लॉ में एक सेक्शन तो ऐसा होता ही है जहां सारी डेफिनेशंस डाल दी। कंपनीज एक्ट में ऐसा सेक्शन 2 है, कुछ कुछ एक्ट्स में सेक्शन 3 होता है, सेक्शन 2 या 3 होता है मोस्टली एक्ट में, स्टार्टिंग का ही सेक्शन, उन्हीं में सारी डेफिनेशंस डाल देते हैं, और उसका नाम क्या होता है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। पिछली बार तक ये चीज मैं वैसे समझा देती थी, बट बुक में नहीं थी। इस बार मैंने अमेंड की है बुक, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपके लिए डाली हैं बुक में, सो दैट अगर आप सिर्फ इस बुक को भी रेफर कर रहे हो ना, तो दैट्स मोर देन एनफ। इवन इफ यू वांट टू चेक साथ में मॉड्यूल खोल के कि मैम ने कुछ चीजें क्यों नहीं रखी हैं, तो वो बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने नहीं रखी है, बट इस बार आई हैव एडेड मेनी थिंग्स इन योर बुक। तो आपको अगर लास्ट में रिविजन करनी होगी, यू कैन टेक माई बुक, यू कैन टेक एक क्वेश्चन बैंक मेरे तरफ से मिलेगा, जिसमें ऑलमोस्ट काफी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स, केस स्टडी फॉर्म में भी कैसे लिखने हैं। प्लस मैं लास्ट में ना आपको एक स्कैनर रेकमेंड करूंगी। सीएस के लिए सबसे अच्छा स्कैनर होता है सुचिता प्रकाशन, और अगर आप टैक्समैन का स्कैनर ले रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है? अगर सुचिता का बाय करते हो तो ऐसा हॉरिजॉन्टल शेप में आता है, ऑरेंज कलर का, और टैक्समैन का तो अभी इन्होंने लिया हुआ था, तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा स्कैनर है। स्कैनर से हमें फायदा क्या है? देखो, जब हम रिविजन करते हैं ना अपने सब्जेक्ट की बच्चों, तो आप सोचोगे हमें क्यों मैम ने बोला पैसे वेस्ट करो। कितने का आया होगा आपका ये स्कैनर? 300, 350 इतने तक का आ जाता है आफ्टर डिस्काउंट, इफ यू हैव बॉट इट फ्रॉम Amazon, ओके? और मैक्सिमम हर जगह 10% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा इस पे। स्कैनर का ये फायदा है, आप सोचोगे मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो ICSI ने खुद अपलोड किए हुए हैं अपने वेबसाइट पे, तो आप हमें स्कैनर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों अलग से बाय करने के लिए बोल रहे हो? जो पिछले साल के अपलोड किए हैं ना ICSI ने, वो पूरा क्वेश्चन पेपर है। इफ यू वांट टू रिवाइज वन पर्टिकुलर चैप्टर, उसके PYQ साथ साथ करने हैं, तो आई विल सजेस्ट यू स्टार्टिंग से ही स्कैनर बाय कर लो। आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे ना, एक पूरे क्वेश्चन पेपर में हर चैप्टर के क्वेश्चन है, फिर देन यू विल हैव टू सर्च इस चैप्टर का कौन सा है, फिर इसका आंसर की अलग शीट खोलनी पड़ेगी। और स्कैनर में क्या है, हर चैप्टर वाइज अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं।
और हमको क्या है 2023 से सिलेबस चेंज हुआ था, 2023 दिसंबर से ही सिर्फ करने हैं, तो ज्यादा साल तो है ही नहीं पीवाईक्यू के लिए। एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, जून में होता है, दिसंबर में होता है। तो 2026 जो हमारा अभी जून तक पेपर गया था, और दिसंबर 2023, इसके बीच में कितने अटेम्प्ट आ रहे हैं? दिसंबर 2023, 24 के 2 अटेम्प्ट हो गए, 25 के 2 अटेम्प्ट हो गए, और 26 का 1 अटेम्प्ट हो गया जून का। सिर्फ 6 अटेम्प्ट के पढ़ने हैं। साथ साथ करते जाओगे तो लास्ट में बर्डन ही नहीं होगा। आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको खुद सारे पीवाईक्यू कराती जाऊंगी और साथ साथ होमवर्क भी देती जाऊंगी। अभी हमारा जस्ट एक फर्स्ट डे ही है, आगे आने वाली क्लासेस में कुछ और बच्चे इकट्ठे होंगे और ये चैप्टर एक आधे एटलीस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ। मैं अपनी क्लास में खुद बच्चों के आंसर्स चेक भी करती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गारंटिंग यू, कोई भी और इंस्टीट्यूट आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं देगा। रीजन मैं ऐसा क्यों बोल पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो वर्कड इन मेनी इंस्टीट्यूट्स, बट यहाँ पे ये चीज आपको फैसिलिटी मिलेगी। आपके आंसर्स आप कैसे लिख रहे हो, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, आपका फॉर्मेट गलत है, आप प्रोविजन यानी कि लॉ ठीक से नहीं लिख रहे हो, आप कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि लॉ में अब बेसिक आंसर नहीं लिखना है आपको। जैसे एक इंट्रो दे दिया, कुछ पॉइंट्स बना दिया, लास्ट में कंक्लूड कर दिया। दिस इज नॉट द वे हाउ यू राइट आंसर्स इन लॉ। So we are going to check your answers. Me and Pankaj sir both we are going to check your answers. ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे पे मेरी तरफ से आपको होमवर्क मिलेगा, और वो हर दिन आपको होमवर्क करके लाना है, उसके बिना अटेंडेंस नहीं होगी। तो ये स्ट्रिक्टनेस अगर मैं नहीं रखूंगी तो आप लोग क्या करने वाले हो, 3 चैप्टर निकल गए, चलो अब मैम की क्वेश्चन बुक बैंक वाली बुक ओपन कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन आज पढ़ लेते हैं, फिर मन नहीं किया बंद कर दो बुक को। तो आई विल मेक श्योर कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर आपको होमवर्क दिया जाएगा, ये सारे क्वेश्चन इसके करके आने हैं, और साथ साथ के लिए भी दिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ निपटता जाएगा, और आपको भी थोड़ा सा दिखानी पड़ेगी कंसंट्रेशन और अपनी विलिंगनेस, करना पड़ेगा आपको भी। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आई कैन टेल यू कि ईटी तो बहुत इजी था। ईटी आप लोगों ने जो दिया वो बहुत इजी था, अब ये भी 100 नंबर का हो चुका है, बहुत इजी था। मैं तो कह रही हूँ कुछ बच्चे लास्ट में भी पढ़े थे ना, बस थोड़ा बहुत भी, वो भी पास हो जाते थे, उसका भी तुक्का लग जाता था। ABCD, छोटी बहन बड़ी बहन कुछ भी टिक कर दिया, यस ऑनलाइन है। अभी ऐसा नहीं है, सेंटर बेस्ड एग्जाम है। इफ आई टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव लेवल, 3 रिविजन्स करके जानी पड़ती हैं, और स्कैनर भी 2 बार अच्छे से करके जाना पड़ता है, तो हमारे अच्छे नंबर आते हैं। 2 कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एक बस पॉइंट पे पास हुआ है और दूसरा एग्जामिशंस ले रहा है, अच्छे अच्छे नंबर लेके पास हो रहा है। हु विल हैव हाई चांसेस टू गेट जॉब, एग्जामिशन, और जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पे मिलती रहेगी, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा सीरियस रहना है। अपने फ्रेंड्स थोड़े पते के चूज करो, ऐसे फ्रेंड्स चूज करेंगे आप जो आपको लग रहा है स्टूडियस हैं। क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे आएंगे, यू विल सी दैट। वो टीचर को ही 1 हफ्ते में पता चल जाता है कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा, कौन सा जस्ट प्रिटेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये, अब प्रोफेशनल कोर्स में आ चुके हो, थोड़ा फीलिंग लो कि अब आप बड़े हो चुके हो, सीरियस होना है, प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हो। अगर अभी अच्छे से नहीं पढ़ोगे, चीजों को अच्छे से समझोगे नहीं, तो फ्यूचर में किसी को समझा भी नहीं पाओगे। ठीक है, और आपका तो जॉब ही है इंटरप्रेट करवाना, समझाना चीजों को, आपकी तो जॉब ही यही है। आपके सामने क्लाइंट्स होंगे, आपके सामने शेयर होल्डर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, दे विल आस्क यू, मैडम ये प्लीज हमें ये लॉ पढ़ा दीजिए, सर ये लॉ पढ़ा दीजिए, ये कौन सा अमेंडमेंट आया है, आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या क्या बोलोगे आप, मुझे आता नहीं है, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा है। सो दैट विल बी अ टाइम फिश वाली सिचुएशन, उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो मेरे को इतने साल हो गए हैं CS बने हुए, बट अभी भी ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मैंने कोई पढ़ाई ना की हो। हर दिन कुछ ना कुछ हमें भी पढ़ना पड़ता है, नई चीजें आती रहती है, नए सब्जेक्ट्स हम भी लेते हैं, या फिर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी तो स्टूडेंट्स को पता चलेगा। ओके, सो प्लीज स्टार्टिंग से ही आदत डालना। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। यूजुअली हर एक स्टेट्यूट का डेफिनेशंस वाला सेक्शन होता है, और उस डेफिनेशन वाले सेक्शन का नाम क्या होता है बच्चों, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसीलिए सेक्शन 2 के अंदर ब्रैकेट में जो भी लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल 20, सेक्शन 2 क्लॉज 11, पहले तो ये लिख लो किन की डेफिनेशन है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनीज एक्ट कंपनी की डेफिनेशन देता है, और सेक्शन 2 क्लॉज 11 में आपको कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दे दी है। यू कैन राइट डाउन। इसीलिए सेक्शन 2 के अंदर ब्रैकेट में जो भी होगा उसको आप बोलोगे क्लॉज, और फर्स्ट नंबर को क्या बोलोगे, सेक्शन। सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 11। बहुत सारी चीजों के मीनिंग्स और जो है अलग अलग वर्ड्स में और फ्रेजेस में हमें बताए गए हैं। अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको 1, 2
3, 4, इन 4 चीजों का पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। अगर आपको कोई बोले टू डिफाइन, तो उसका मतलब क्या है? किसी चीज का एग्जैक्ट मीनिंग दे देना। एग्जैक्टली क्या मीनिंग है? क्लियर मीनिंग दे देना। डेफिनेट मीनिंग, डेफिनेट मीन्स एग्जैक्ट मीनिंग देना। ठीक है, अगर कुछ भी आता है टू डिफाइन मीन्स एग्जैक्ट चीज बताना, क्लैरिटी आए जिससे। और अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, देन यू हैव टू गिव अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैन बी अ बिग स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी जब आप बाहर गए थे और बाकी सब बच्चे, आप लोगों ने लॉर्ड लिंडले की और जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन पढ़ी ना? तो दैट वाज अ स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, या डिस्क्राइब किया गया था कि क्या होती है कंपनी। उसके प्रॉपर आपको एक लैंग्वेज में, प्रॉपर स्टेटमेंट में कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई थी। दैट इज डेफिनेशन। ओके, अगर हम डेफिनेशन लॉ वाली पढ़ते हैं, लॉ हमें इस तरीके से डेफिनेशन बताता है, जैसे अभी मैंने लिखा था सेक्शन 2 क्लॉज 20। सर लिंडले ने जो हमें डेफिनेशन दी वो तो बहुत लंबी डेफिनेशन थी, वो तो एक जनरल सा मीनिंग दे दिया उन्होंने। लेकिन लॉ यानी कि स्टैट्यूट हमें जो डेफिनेशंस देता है वो अपने किसी भी चैप्टर के हिसाब से देता है। जैसे लॉ कहता है ये वर्ड मेरे पूरे एक्ट में किसी भी चैप्टर में यूज हो तो इसको किस रेफरेंस में पढ़ना है। मैं आपको आपने जो एक्ट पढ़ के आए हो ना अभी, उसका एक एग्जांपल देती हूँ। इंग्लिश में कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज को कंसिडर करना, है ना, फोकस करना। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन का मतलब क्या था? समथिंग इन रिटर्न, एक के बदले में दूसरी चीज। इफ आई एम बाइंग द फोन फ्रॉम यू एंड यू हैव टू गिव मी मनी, दैट इज कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी थी वहां पे कुछ आपके सिलेबस में, राइट? सो वो लॉ ने हमको डेफिनेशन दी थी कि मेरे सब्जेक्ट में, मेरे लॉ में किस तरीके से आप इस वर्ड को पढ़ो। तो स्टैट्यूट डेफिनेशंस देता है, कुछ सर्टेन वर्ड्स की एक्सप्रेस करता है जो आपको यहीं पे मिल जाएंगे स्टैट्यूट में। मेरे स्टैट्यूट में, मेरे लॉ में जो आप ये वर्ड पढ़ोगे कंपनी, तो मेरे लॉ में इसको किस तरह से पढ़ना। कंपनी की डेफिनेशन इसीलिए कंपनीज एक्ट में दी गई है। कंपनीज एक्ट को पढ़ते हुए कंपनी को क्या बोलना है वो हमने सीखना है। जनरल डेफिनेशन नहीं, जो कंपनी लॉ में लग रही है वर्ड्स, जब यहां पे पढ़ोगे उसकी क्या डेफिनेशन है। हम क्यों पढ़ते हैं डेफिनेशंस? ताकि कुछ रिपीटेशंस ना हो। जैसे आपने एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे कुछ, इस चैप्टर में कुछ और पढ़ा है, उस चैप्टर में कुछ और डेफिनेशन दे दी। रिपीटेशंस नहीं होती है कभी भी। एक सेक्शन दे दिया बस, सेक्शन 2, उसके अंदर सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, 90 से ऊपर डेफिनेशंस है, एक ही बार डेफिनेशन दे दी, रिपीट नहीं होगा किसी चैप्टर में। सिर्फ स्टार्टिंग में ही सेक्शन 2 में डाल दिया। चाहे चैप्टर 3 में, 4 में, 5 में वर्ड यूज होगा, तब भी डेफिनेशन में जो पढ़ा था ना वही उसी तरह से यूज करना है इसको। रिपीटेशंस ना हो, हर चैप्टर में अलग अलग मीनिंग ना दे। इसीलिए लॉ अपना एक एक सेक्शन अलग से डेडिकेट कर देता है सेक्शंस के लिए, सॉरी डेफिनेशंस के लिए। रिपीटेशंस ना हो, और दूसरा चीजों को आप इंटरप्रिटेशन करना सीख जाओ, मतलब वर्ड्स को इंटरप्रेट करके किसी भी चीज का मीनिंग सीख जाओ। जब इंटरप्रेट करके ही हम उसका मीनिंग सीख रहे हैं, दैट इज वाई डेफिनेशन के सेक्शन का नेम ही क्या है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सेक्शन 2 को क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। दैट इज वाई वॉट एवर यू रीड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ब्रैकेट के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो ना, क्लॉज। ओके, दो तरह की डेफिनेशंस होती हैं बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतने प्रोफेशनल लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, बट ये चीजों पे ध्यान नहीं देते बच्चे। आई वांट यू टू रीड इट फ्रॉम द स्क्रैच। दो तरह की डेफिनेशंस हैं, एक रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशंस होती हैं और एक एक्सटेंसिव डेफिनेशन होती हैं। रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशंस कौन से वर्ड से स्टार्ट होंगी? मीन्स वर्ड से स्टार्ट होंगी, मीन्स वर्ड से। जैसे कंपनी की वो जो डेफिनेशन है उसके आगे लगा हुआ है वर्ड मीन्स। तो कंपनी की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब जो इसके डेफिनेशन में लिखा है सिर्फ वही कंपनी है, उसके अलावा कोई कंपनी नहीं है। रिस्ट्रिक्शन डाल दी, इसके अलावा किसी भी चीज को कंपनी मत बोलना। और अगर किसी की डेफिनेशन इंक्लूड वर्ड से स्टार्ट होती है तो वो एक्सटेंसिव डेफिनेशन है। इसका मतलब कि अगर इंक्लूड वर्ड से मैं आगे कुछ डेफिनेशन बताना स्टार्ट हो रही हूं, तो मतलब जो ये लिखा है इसके अलावा कुछ और भी फ्यूचर में ऐड हो सकता है। तो रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन मतलब जो लिखा है सिर्फ वही, उसके अलावा कुछ फ्यूचर में ऐड नहीं हो सकता। और एक्सटेंसिव डेफिनेशन मतलब ब्रॉड मीनिंग है इसका, इंक्लूड वर्ड से स्टार्ट हो रही है कि ये तो लिखा हुआ है जो इसमें इंक्लूडेड है, जो डेफिनेशन में, इसके अलावा और भी गुंजाइश है और भी आ सकता है। ठीक है,
तो आपको पता चल गया जो डेफिनेशंस कुछ मीन से स्टार्ट होंगी और कुछ इंक्लूड से स्टार्ट होंगी, और तीसरा कोई वर्ड नहीं होता, यही वर्ड लिखे होते हैं डेफिनेशंस में, ये दोनों वर्ड्स। ठीक है, अब पहले कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर बॉडी कॉर्पोरेट क्या है ये ऊपर वाला पैराग्राफ फिर पढ़ने का फायदा है आपको। एक मिनट, ऊपर रह गई शायद। कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। कौन सा वर्ड है? मीन्स। ये कौन सी डेफिनेशन हो गई? रिस्ट्रिक्टिव। जो भी लिखा हुआ है इस डेफिनेशन में सिर्फ उसी को कंपनी बोलोगे, कंप्लीट डेफिनेशन है और कुछ ऐड होने की गुंजाइश नहीं है। सो बोला जा रहा है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। बेटा कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो अभी लेटेस्ट वाला? 2013। 2013 में आपने कंपनी बनाई, आपका नाम तनिष्का। तनिष्का लिमिटेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? पब्लिक है। 2013 में, 13 नहीं, हम 18 ले लेते हैं, 2018 में कंपनी बनाई, उसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013, लेटेस्ट कंपनी है, 2013 के बाद आ रही है, सबके ऊपर 2013 लगता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ भूषण स्टील लिमिटेड। ये 2013 में नहीं बनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, तो इसके ऊपर कौन सा एक्ट लग रहा है? 1956। तो चाहे इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हो या फिर प्रीवियस वाले कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हो, सिर्फ उसी को कंपनी बोलोगे। फर्क क्या है? सिर्फ जो आज पुरानी वाली कंपनी है उनको भी नया वाला एक्ट फॉलो करना है। ओके, नाउ यू आर रेडी। अब आप पढ़ सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट को हम कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। जब मैं येलो मार्क करूंगी तो मीन्स मैं बॉडी कॉर्पोरेट के लिए मार्क कर रही हूं, और जब मैं ब्लू कलर का मार्क करूंगी मीन्स मैं कंपनी के लिए मार्क कर रही हूं। बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग है इसका, और वहीं अगर मैं कंपनी का मीनिंग देखूं वो इसके कंपैरिजन में नैरो स्कोप है, कम है। कंपनी में सिर्फ वो कंपनीज आएंगी जो इंडिया के कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हैं। इंडिया का आज हमारे देश में कौन सा कंपनी लॉ है? कंपनीज एक्ट 2013। तो इस एक्ट के अंदर जो भी कंपनी बनाओगे इंडिया में सिर्फ वो कंपनी है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट इससे ज्यादा बड़ी चीज है। इंडिया में जो कुछ कंपनीज हैं जैसे LIC, ये जैसे SBI को भी गवर्नमेंट ने एक स्टेटस दे दिया है कि ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। इसको बनाया गया है इंडिया में, कुछ ऐसे कॉर्पोरेशंस हैं। कहां पे बनाया जाता है इनको? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में या फिर कंपनी लॉ में। तो कंपनी लॉ में जो कंपनी बनाते हो आप कहोगे मैम वो तो कंपनी है ना, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। वो कंपनी भी है और वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है। इन शॉर्ट हम दो जगह बॉडी कॉर्पोरेट को बना सकते हैं, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड कंपनी लॉ। लेकिन कंपनी बनानी है सिर्फ तो कौन से एक्ट में? ओनली कंपनीज एक्ट 2013। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आप दो जगह बॉडी कॉर्पोरेट बना सकते हो, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या कंपनी लॉ के अंडर, और कंपनी बनानी है तो सिर्फ कंपनी लॉ के अंडर। हमारे देश में कुछ कंपनीज हैं जैसे टाटा स्टील्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनको कंपनी लॉ के अंडर बनाया गया था पुराने वाले कंपनीज एक्ट में। पुरानी कंपनीज है ना, टाटा स्टील्स कितनी फेमस बड़ी पुरानी कंपनी है। कंपनीज एक्ट 1956 में बनाया गया था, और आज इनके ऊपर कौन सा लॉ लग रहा है? 2013। तो ये दोनों कंपनीज हैं, और ऊपर वाली जो थी ना उनको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनाया गया है। ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट ने कौन सा दर्जा दिया हुआ है? बॉडी कॉर्पोरेट का। अरे क्या होती है बॉडी कॉर्पोरेट? आगे पढ़ते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी दो लैटिन वर्ड से मिलकर बनी है। अभी बताया था दो कौन से लैटिन वर्ड है? कॉम एंड पनीज, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बनी है। और इसका मतलब भी आप फिर लिख दोगे एक्सप्लेन करने के लिए। कॉम एंड पनीज मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और अपने प्रॉफिट्स कमा रहे हैं एज अ ब्रेड। यस, ओके। लेकिन जो कॉर्पोरेट वर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड है जो, वो लैटिन भाषा का एक वर्ड कॉर्पस से मिलकर उठाया, और इसका मीनिंग क्या होता है? बॉडी। इसीलिए कॉर्पोरेशन को क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। हर वो बिजनेस बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर है। कॉर्पोरेशन एक लीगल पर्सन है जिसको क्रिएट किया गया है अदर देन नेचुरल बर्थ से। नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है ह्यूमन बींग्स की तरह, या तो इसको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनाया है या फिर कंपनी लॉ के अंडर बनाया है।
अभी हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल बोलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट्स। नो नो नो, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी लॉ में भी बन सकती है और स्पेशल एक्ट में भी बन रही है, कहीं भी बन सकती है दोनों में से। कंपनी सिर्फ कंपनी लॉ तक सीमित है। और ज्यादा इसका डिफरेंट मीनिंग पढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक तो अभी अभी तक हमने दो डिफरेंस कर लिए। पहला, कंपनी लॉ, कंपनीज को आप सिर्फ कंपनी लॉ के अंडर बनाओगे, और बॉडी कॉर्पोरेट को स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में भी बना सकते हो और कंपनी लॉ में भी बना सकते हो। ठीक है। दूसरा डिफरेंस, कंपनी जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बनी है, कॉमन पनीस, फिर इसका मीनिंग लिख दोगे। और कॉर्पोरेशन जो है वो कॉर्पस से बनी है और उसका मीनिंग है बॉडी। वेरी गुड। तीसरा डिफरेंस, कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में है और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 11 में है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, है क्या डेफिनेशन। कंपनी की डेफिनेशन तो पढ़ ली, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, दैट इज अ कंपनी। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट हर वो चीज है सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अकॉर्डिंग जिसमें कंपनी भी समा गई, इंडिया से बाहर वाली भी, इंडिया की कंपनी भी और इंडिया से बाहर वाली कंपनी भी। लेकिन इंडिया में अगर सिर्फ किसी को कंपनी बोल रहे हो तो वो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, और इंडिया में किसी को बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहे हो तो या तो वो इंडिया वाली कंपनी हो सकती है या इंडिया से बाहर वाली कंपनी हो सकती है। तो हो गया ना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट, इसमें एलएलपीज भी आ जाते हैं बॉडी कॉर्पोरेट में। कौन से वाले एलएलपीज? इंडिया के एलएलपी और इंडिया से बाहर के एलएलपी, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन क्या कंपनी में एलएलपी आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बॉडी कॉर्पोरेट में इंडिया की कंपनी, इंडिया से बाहर की कंपनी, इंडिया का एलएलपी, इंडिया से बाहर का एलएलपी, लेकिन कंपनी में सिर्फ इंडिया की कंपनीज। ओके, कुछ दो चीजें ऐसी हैं जो कभी भी कतई इसको बॉडी कॉर्पोरेट मत इंक्लूड करना। अब एक बात बताओ, ये जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है ये मीन्स वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रही, इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है, तो ये कौन सी डेफिनेशन हुई? एग्जॉस्टिव, यू कैन से एक्सटेंसिव, एग्जॉस्टिव भी बोल सकते हो इसको। और जहां पे मीन्स वर्ड आ रहा है वो रिस्ट्रिक्टिव है। ओके, तो कंपनीज इंडिया वाली, इंडिया से बाहर वाली, इन दो चीजों को नहीं डालना है। कॉपरेटिव सोसाइटीज एंड कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके मना कर दे। हो सकता है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, स्पेशल एक्ट में बनाई गई है, लेकिन मना कर दिया ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मना कर दे वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और जिस सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हाँ बोल दे वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा। अब मैं आपको इसका एक क्लियर मीनिंग लिखकर देती हूं, यहां पे डेफिनेशन, आप वो अपनी कॉपीज में नोट कर लेना। सेक्शन 2 क्लॉज 11 में हमें बताया गया है डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। मनप्रीत कौर, यस यू विल ऑल्सो गेट द बुक बेटा। आप अगर लाइव ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो तो आपके घर पे पोस्ट हो जाएंगी बुक्स। उसके लिए आपको हमारे डिपार्टमेंट से बात करनी होगी, दे विल टेल यू एवरीथिंग। बॉडी कॉर्पोरेट includes company incorporated in India, कंपनीज लिख लेना, कॉमा, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, LLP incorporated in India, LLP incorporated outside India, but does not include
कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बेटा यहाँ पे भी कुछ बिजनेस हो रहा होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं जो कॉमन सोच के लिए बिजनेस करते हैं। एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट which central government denies by giving notification. That's it. So this is body corporate. इसी के साथ साथ कंपनी क्या होती है? कंपनी means a company incorporated under this act और previous company law. आप अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो ये दिस एक्ट। जब जब भी मैं बोलूंगी अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, तो अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? 2013 और प्रीवियस वाला 1956। बॉडी कॉर्पोरेट को इनकॉर्पोरेट कराना है तो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में या फिर कंपनी लॉ में रजिस्टर कराओ। कंपनी को रजिस्टर कराना है तो ओनली कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ। ये इसका रजिस्ट्रेशन का पॉइंट हो गया। बॉडी कॉर्पोरेट के एग्जाम्पल्स LIC, SBI। कंपनी के एग्जाम्पल्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भूषण स्टील्स लिमिटेड, टाटा स्टील्स लिमिटेड, ठीक है। हाँ बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉडर है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, और इनका कॉन्सेप्ट नैरो है। सो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी। ये कौन से लैटिन शब्दों से निकला है? कौन से लैटिन वर्ड्स हैं बॉडी कॉर्पोरेट के? कॉर्पस। और कंपनी के कौन से दो लैटिन वर्ड्स हैं? कॉम एंड पनीस। So you have got many differences between body corporate and company. चले आगे। बेटा एक काम कर लेना प्लीज, मेरे सब्जेक्ट का ना एक अलग सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। जो भी होमवर्क कर रहे हो या क्लास वर्क कर रहे हो सब एक रजिस्टर में होना चाहिए। आपका डेट लगाते जाना और अपना काम करते जाना। अगर आज आपके पास कोई नया रजिस्टर नहीं भी है तो मेक श्योर कि ये चीजें आप नए रजिस्टर में नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम से फॉर माई सब्जेक्ट प्लीज मेक अ डिफरेंट नोटबुक, क्योंकि मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी कराती हूँ, मैं होमवर्क भी देती हूँ, तो वो एक रजिस्टर में रिकॉर्ड्स आपके रहने चाहिए। हाँ जी बेटा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी 1:30 है ना? 1 o'clock? नो नो, 1:30 है, 1 o'clock नहीं है बेटा। आपको लास्ट मैसेज कब आया? हाँ अभी आप भी चेक करो जो लास्ट मैसेज आया होगा आपको। नेक्स्ट। So anyways, I'll have to take your class till 1. So we still have 10 minutes. Let's do one last concept.
कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, आपको ये तो पता है ना, जैसे ही कंपनी, अभी अभी मैंने आपको समझाया था ना, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी को एक फीचर मिल जाता है विच इज कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और कंपनी के मेंबर्स दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक दीवार हो जाती है। इससे हमें पता चला है कि कंपनी की जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है उसके मेंबर्स से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कंपनी को इस एक्ट में रजिस्टर कराया और तब से ही कंपनी को मिला है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का फीचर। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था कि फीचर होने के बाद कंपनी अपने नाम पे ये सब कुछ करेगी। नाम खोलना है, सॉरी, अपना नाम होना, बैंक अकाउंट खोलना, केस करना, कॉन्ट्रैक्ट में आना, शेयर्स खरीदना, एसेट्स खरीदना, ट्रांसफर करना, सब कुछ खुद से नाम से होगा। तो नाम खुद का, कंपनी की खुद की कॉमन सील, एसेट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मेंबर्स का इन सभी चीजों पे कोई हक नहीं है। मेंबर्स तुम डिफरेंट हो गए, कंपनी बनाना बस तुम्हारा काम था। जिन लोगों ने कंपनी बनाई है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी मेंबर्स। सो जो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं दैट शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, बस तुम 1 रुपए का भी शेयर खरीद लो, यू विल बी कॉल्ड एज ओनर ऑफ कंपनी। कोई ओनर नहीं होते, क्या खाक ओनर्स हैं ये, दे आर जस्ट कॉल्ड एज नोशनल ओनर्स, नाम के ओनर्स है सिर्फ। जितने इनके पास कंपनी में शेयर है ना, सिर्फ उतनी ही ओनरशिप है। क्या लगता है मालिक बन गए तो कंपनी के एसेट्स तुम्हारे हो गए, कंपनी का पैसा तुम्हारा, कंपनी का बिजनेस तुम्हारा, जो करना है करो? यू कांट डू दैट। ठीक है, सिर्फ जितना शेयर लिया उतनी ही ओनरशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दे डू नॉट ओन एनीथिंग एक्सेप्ट ऑफ देयर ओनरशिप ऑफ शेयर्स, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये पॉसिबल है इफ यू बाय द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, फ्यूचर में उसी कंपनी को लोन की जरूरत है तो तुम ही दे दो ना लोन। एक टाइम पे आप शेयर होल्डर भी हो सकते हो और लोन देके क्रेडिटर भी साइमल्टेनियसली बन सकते हो। दैट इज पॉसिबल। यार पार्टनरशिप में पार्टनर्स नहीं आगे जाके लोन दे देते, फिर उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, पढ़ा होगा आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वैसे आगे जाके मेंबर्स भी हमारी कंपनी को पैसा दे सकते हैं। एक तो कैपिटल है जो शेयर खरीद के आ रहा है, कुछ वैसे भी पैसा दे सकते हैं फॉर डूइंग बिजनेस, दैट्स काइंड ऑफ लोन। शेयर होल्डर बिल्कुल भी कंपनी के कामों के लिए लायबल नहीं है। क्यों? कंपनी के पास खुद की पहचान है, कंपनी के नाम से जो काम भी हो रहा है उस काम के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। शेयर होल्डर्स और मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट्स ऑफ कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बात बताऊं आपको, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के लिए मैं आपको केस लॉ बताने वाली हूँ। शेयर होल्डर्स और कंपनी अलग अलग है। जिस दिन आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया, हमारी कंपनी का हैप्पी बर्थडे है, हम रजिस्टर हो गए हैं, उस दिन से ऋतिक और जानवी अलग और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अलग। ये बात सच है कि कंपनी का एक्चुअल सारा काम शेयर होल्डर्स ही कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हम शेयर होल्डर्स को एजेंट नहीं बोल सकते कंपनी का, ना कंपनी को शेयर होल्डर्स का एजेंट बोल सकते हैं। देखो, शेयर होल्डर कंपनी के बिहाफ पे कितना कुछ करते हैं ना, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या आप बोल सकते हो शेयर होल्डर एजेंट बन के काम कर रहे हैं? यार एजेंट तो वो होता है जो अपना काम करके प्रिंसिपल को फंसा दे। कुछ गलत काम करके शेयर होल्डर कंपनी को फंसा सकते हैं? नहीं। जब आप कंपनी को हर काम के लिए बाइंड ही नहीं कर सकते हो तो काहे के आप एजेंट? आपने सीएससीटी में पढ़ा था कि एजेंट और प्रिंसिपल का क्या रिश्ता है। जैसे मैंने तुम्हें एजेंट रखा, तुम काम तो मेरा ही करोगे ना, तो जो भी तुम मेरा वाला काम करोगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? मैं। एजेंट हर वो पर्सन है जो प्रिंसिपल के लिए काम करता है और प्रिंसिपल को लायबल ठहरा दे दुनिया के सामने। शेयर होल्डर प्रिंसिपल यानी कि कंपनी का सारा काम करता है, फिर भी उनके ऊपर एजेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। हर काम के लिए कंपनी को नहीं फंसा सकते, सिर्फ लीगल कामों के लिए फंसा सकते हैं। कुछ कंपनी का नाम यूज करके गैर कानूनी काम कर लिया अगर, तो उसके लिए फंसेंगे भी कौन? शेयर होल्डर, नॉट द कंपनी। तो हर कामों के लिए शेयर होल्डर आर नॉट कॉल्ड एज द एजेंट्स ऑफ कंपनी एंड वाइस वर्सा। कंपनी भी मालिकों की यानी कि शेयर होल्डर्स की एजेंट नहीं होती। शेयर होल्डर्स तुम कुछ करोगे तुम फंसेंगे, कंपनी जो कर रही है उसके लिए कंपनी फंसेगी। इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड वन लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज अ केस लॉ, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। आप लोगों ने काफी हद तक इसको ईटी में भी पढ़ा होगा। इस केस से हमें साफ साफ क्लियर हो जाता है कि कंपनी और कंपनी के मालिक अलग अलग हैं। हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मालिक जिम्मेदार नहीं है, हर मालिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। दोनों के बीच में एक दीवार पैदा हो जाती है उसी दिन से
जब कंपनी बन जाती है। दोनों अलग अलग हैं, अपने कामों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। हम इस केस लॉ की हेल्प से सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके सॉरी जो भी कोर्ट था, क्योंकि ये जरूरी नहीं सारे केसेस में आपको इंडिया के पढ़ा रही हूँ, तो कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ एक डिसीजन दिया था। जब भी एक लैंग्वेज आती है ना, कोर्ट हेल्ड दैट से वहां की जजमेंट स्टार्ट हो रही है। अब मैं आपको ये बताती हूँ केस लॉ को समझना कैसे है। जो फर्स्ट नेम लिखा होता है वो पर्सन केस फाइल करता है किसी के ऊपर। जिसके ऊपर केस ठोका जाता है उसका नाम वर्सेस से पीछे है। जो पर्सन केस फाइल करता है उसका नाम होता है प्लेंटिफ, और जिसके ऊपर केस डाला जाता है उसका नाम होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। सलीमन ने अपनी ही खुद की कंपनी पे केस डाला। 1897 में कोर्ट का डिसीजन आया था। तो लास्ट में जो ईयर लिखा होता है वो होता है ईयर ऑफ जजमेंट। ओके, अब हुआ क्या था, स्टोरी सुनने के लिए रेडी? सलीमन एक बहुत बड़ा बूट मैन्युफैक्चरर था, लेदर बूट मर्चेंट। अच्छा खासा प्रॉस्परस बिजनेस इसका चल रहा था। आगे जाके बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही इसके माइंड में आया क्यों ना मैं एक कंपनी बनाऊं। तो साथ साथ मार्क करते जाते हैं। काफी सालों से इसका एक अच्छा खासा बिजनेस था, लेदर मर्चेंट और बूट मैन्युफैक्चरर था ये। आगे जाके इसने सोचा यार मैं ना एक पब्लिक कंपनी बनाता हूं। तो उसने कंपनी बनाई जिसका नाम था सलीमन एंड कंपनी लिमिटेड। ओके, अब लिमिटेड वर्ड नाम के पीछे था, तो मींस इसने कितने लोगों से कंपनी बनाई होगी? 7। अब सुनो वो 7 लोग कौन थे। 7 लोग चाहिए थे इसको पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। एक तो वो खुद गिनते जाना बेटा, एक वो खुद, एक उसकी वाइफ, एक उसकी डॉटर और 4 उसके बेटे, हो गए 7 लोग। इन्होंने एक एक पाउंड का शेयर खरीद के टोटल 7 पाउंड से वो कंपनी बना दी थी जिसका नाम था सलीमन एंड कंपनी लिमिटेड। यार यहां तक सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या इसके दिमाग में आया, इसने उस कंपनी को अपना बिजनेस जो बूट मैन्युफैक्चरर का था वो बेच दिया। अब जब कंपनी को अपना बिजनेस बेचा तो कंपनी की तरफ से सलीमन को क्या मिलेगा? कंसिडरेशन, द अमाउंट ऑफ मनी। तो कंपनी ने 3 रूप से इसको पैसा दिया। बिजनेस बेचा, बिजनेस अच्छा खासा सॉल्वेंट था, कोई इंसॉल्वेंट बिजनेस नहीं बेचा था, और कंपनी से इनको मिला 38,782 पाउंड्स। अब वो 3 भागों में कंपनी ने डिवाइड करके दिया, जिसके 20,000 रुपए के तो इसको मिल गए थे शेयर्स। 20,000 रुपए नहीं, पाउंड्स के, फुल्ली पेड अप। 10,000 पाउंड्स के सिक्योर्ड डिबेंचर्स इनको मिल गए, और बाकी बचा 8,782 वो उसको कैश मिल गया। किधर गया ये? उसको कैश मिल गया। 3 रूप से कंपनी ने इसको पैसा दिया। अब कंपनी को बिजनेस भी बेच दिया था, बिजनेस इसका रहा नहीं था। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, बिजनेस बेचा, तो अब सलीमन का बिजनेस नहीं रहा, वो किसका बिजनेस बन चुका था? कंपनी का बिजनेस। कंपनी अपनी चीजों को खुद हैंडल करती है, कंपनी के नाम पे होता है सब कुछ। अब उस बिजनेस पे सलीमन का पर्सनल हक नहीं था। अब वो कंपनी धीरे धीरे एक ऐसी हालत में आ गई कि कंपनी बंद करनी पड़ी। तो उन्होंने एक लिक्विडेटर को हायर किया और कंपनी को लिक्विडेशन कराना पड़ा। वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो गया था यहाँ पे। ठीक है, कंपनी भी ठीक से चल नहीं पाई। इससे अच्छा तो वो प्रॉस्पेरस बिजनेस ही चलता रहता। कब पब्लिक कंपनी बनाई, सब कुछ वहां डाल दिया, बिजनेस भी बेच दिया, और कंपनी भी अच्छे से काम नहीं कर पाई। अब कंपनी बंद करने की हालत आ गई थी। लिक्विडेटर को हायर किया, लिक्विडेटर ने एसेट्स को रिवैल्यू किया। ऐसी होता है ना, एसेट्स को रिवैल्यू किया जाता है, उसमें से लाइबिलिटीज पे करके जो बचा कुचा चीज है शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं और कंपनी बंद कर देते हैं। दिस इज द प्रोसेस हाउ यू वाइंड अप द कंपनी। तो बेटा क्या हुआ था उस टाइम पे, जो एसेट्स थे वो समवेयर अराउंड कुछ 6050, यस 6050 के आसपास अमाउंट रह गया था सिर्फ एसेट्स का बंद होने के टाइम पे। अब इन एसेट्स को रीवैल्यू करके इतना अमाउंट आया था, इसमें से लाइबिलिटीज पे करनी थी। अब देखो लाइबिलिटीज कितनी ज्यादा है। सिक्योर्ड डिबेंचर, डिबेंचर एक तरह का डेट कैपिटल है, वापस करना है, कंपनी के सर पे भार होता है। सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किया था, वापस करना पड़ेगा सलीमन को। तो ये 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, सलीमन को देने थे, और कुछ बाहरी लोगों के, कुछ बाहरी दुनिया के अदर ट्रेड क्रेडिटर्स भी थे जिनका कुछ 8,000 के आसपास पैसा देना बाकी था, बाहर लोगों का, क्रेडिटर्स का, जिन्होंने लोन दिया था कंपनी को। अब एसेट्स इतने से सिर्फ 6,000 के आसपास, और देने वाला पैसा कुछ 10,000 देना है और कुछ 8,000 देना है। अब कंपनी के ट्रेड क्रेडिटर्स ये डिमांड कर रहे थे कि हमको पहले पैसा दो। उन्होंने क्या बोला?
कंपनी सिर्फ एजेंट है सलेमन की। सलेमन ने कंपनी बनाई खुद के फैमिली मेंबर से, अपना बिजनेस कंपनी को बेचा। अब कंपनी जब बंद हो रही है तो कंपनी वाले कैसे सलेमन को पैसा दे सकते हैं? कह रहे कंपनी तो कुछ है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है, ये सब कुछ पीछे से चला कौन रहा है? सलेमन। इसीलिए इनको पहला पैसा हम ना दिया जाए, हमको दिया जाए। कह रहे कंपनी कुछ नहीं है, एक इलियास है, यानी कि एक दिखावा है सिर्फ। ये सलेमन के काम चल रहे हैं यहाँ पे। सलेमन खुद कंपनी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये कंपनी तो सिर्फ एजेंट है, जैसे जैसे सलेमन करवा रहा है वैसे वैसे कंपनी कर रही है। तो इन्होंने बोला सोलेमन को बिल्कुल पैसा ना दिया जाए, हमको पैसा दिया जाए। अब इसी बात से परेशान होके सलेमन ने अपनी ही कंपनी पे केस डाला, जिसका नाम है सलेमन वर्सेस सलेमन एंड कंपनी लिमिटेड, केस का नाम पड़ा। अब कोर्ट में जब ये बात गई, कोर्ट ने जो जजमेंट दी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ये यूज करना, अगर पेपर में यूज करना पड़े लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आप कंपनी बना रहे हो तो कंपनी के लोग कंपनी से अलग होने चाहिए। सलेमन की कंपनी थी, कंपनी में वो खुद और उसके मेंबर्स, उसके फैमिली मेंबर्स ने ही शेयर ले लिया और कंपनी बना ली। तो कह रहे इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि सब्सक्राइबर्स अलग होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सेम लोग भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो शेयर लेके कंपनी बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि शेयर होल्डर बनने के लिए कुछ बहुत बड़ा हिस्सा लेना पड़ेगा किसी को। सलेमन और बाकी सब फैमिली मेंबर्स ने एक एक पाउंड का शेयर लेके कंपनी बना दी थी, कुछ ज्यादा मेजर शेयर नहीं था, तो जरूरी नहीं आपके पास कोई मेजर शेयर हो। सबकी पूरी फैमिली का मिला के 7 पाउंड टोटल कंपनी का इन्होंने सब खरीद लिया था। जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा स्टेक इनका था, तो ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है तुम एक खरीद लो, तुम 100 खरीद लो, तुम सारे खरीद लो, फिर भी तुम रहोगे तो कंपनी से अलग ही ना। कंपनी अलग है, तुम अलग है। तो कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसीलिए ये जो अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स का कंटेंशन है, मींस इंटेंशन है, इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था, डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने बोला जिस दिन कंपनी बन गई थी ना, उसी दिन से सलेमन और कंपनी अलग अलग हो गए थे। ये जो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स का पैसा है, ये कंपनी दे रही है अपने सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को, ना कि सलेमन अपने आप को दे रहा है। कंपनी का डेट है ये, तो कंपनी के अकाउंट्स में से, कंपनी के एसेट्स में से पैसा दिया जाएगा। कंपनी के एसेट 6050 में से सबसे पहले पैसा किसका देंगे? सलेमन। यानी कि सिक्योर्ड का ही रूल होता है ना, फिर अनसिक्योर्ड की बात आ रही है, तो उसी रूल को फॉलो किया जाएगा। कंपनी और सलेमन अलग अलग है। कंपनी बिल्कुल भी, सलेमन बिल्कुल भी कंपनी का एजेंट नहीं माना जा रहा था, जैसा क्लेम कर रहे थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो उन्होंने जो कंपनी पे बार बार कंप्लेंट्स कर रहे थे उसको डिसमिस कर दिया, और क्या बोला, लॉ की नजरों में कंपनी बिल्कुल डिफरेंट है अपने सब्सक्राइबर्स से। इसी केस लॉ की हेल्प से कोर्ट ने सेपरेट लीगल एंटिटी की फाउंडेशन हमारे देश में रख दी थी। इसलिए जब भी हम सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ते हैं ना, हमेशा हम इस केस लॉ को याद करते हैं। और भी केस लॉज हैं, जैसे ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला केस लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना है या आपको कोई डाउट है, प्लीज आस्क। इज देयर एनीथिंग आपको पूछना है? कुछ समझ आई? मजा आया क्लास में आपको? आप ले चुके हो पहले क्लास, आपको अच्छी लगी क्लास? कुछ भी एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क। नहीं पूछना? कैन वी वाइंड अप द सेशन नाउ? चलो, थैंक यू सो मच।